formation, the way they giving a discussion about the traditional available knowledge available in the particular region. नमस्कार सारे जितने लोग आज भारत के विभिन्न प्रांत से और मिथिला के कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से और भारत के बाहर भी जो लोग सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सबको जो है पहले प्रणाम करता हूँ। और ईसो उपनिषद का जो ये महान श्लोक है, जो कि ये मैं कोई भी प्रोग्राम करने से पहले, कोई भी लेक्चर देने से पहले और कहीं भी सेमिनार को संबोधन करने से पहले मैं सर्वप्रथम श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ ये ईसो उपनिषद के श्लोक के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सृष्टि उसी परम पिता से निकलता है जो अपने आप में इतना पूर्ण है कि जो सृष्टि जो कि उनका प्रोजेनी है और वो सृष्टि भी उनसे निकलता है, तो अपने आप में वो पूर्णता को प्राप्त करता है। उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं ये जो वेबिनार जो है वो हमने 27 अगस्त 2020 को शुरू किया था, जिसका एक भव्य रूप से एक इनॉग्रेशन हुआ था। आप सब जानते हैं उसका टॉपिक था कि द इवॉल्विंग फेसेस ऑफ मिथिला एंड बिहार इन द 21st सेंचुरी। आप सबको याद होगा, और जो लोग नहीं उसमें ज्वाइन किए होंगे उनको मैं बता दूं कि उसमें जो है जो बहुत ही देश के और पूरा इंटरनेशनल लेवल में ख्यात प्राप्त इंटेलेक्चुअल्स गण, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जज महोदया ज्ञान सुधा मिश्रा जी, हमारे माननीय पीपल्स लीडर, जन मानस का लीडर माननीय सरयू राय जी, फिर हमारे श्री तंत्र नारायण ठाकुर पावर मैन ऑफ इंडिया, फिर हमारे डॉक्टर जयंत सिंह जी चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार गुजरात और ब्यूरोक्रेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, फिर हमारे डॉक्टर श्री राजेश झा नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ मिथिला के कॉरपोरेट लीडर, इन सभी ने जो है इसमें ज्वाइन किए और उसको प्रोग्राम का एक भव्य हमने शुरुआत किया। उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं ये मीडिया जो है जो अपने आप को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी करके अपने आप को घोषित किया है, आज मीडिया जो है वो जो इश्यूज, जो पीपल रिलेटेड इश्यूज हैं, आम आदमी का जो इश्यूज हैं, वो आज कल आप सब जानते हैं कहीं भी कोई भी मीडिया उसको नहीं उठा रहा है। जनमानस की जो समस्या है वो कहीं भी वो आज कोई मीडिया चैनल आज उठाने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में एक ऑथर, पब्लिक इंटेलेक्चुअल होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम पूरा जनमानस तक जो गंभीर समस्याएं हैं वो समस्याएं हम आप तक पहुंचाएं। आप सब जानते हैं मैं विवेकानंद झा, ऑथर ऑफ यस आई एम बिहारी, हाँ मैं बिहारी हूँ, जिसका 2016 में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी ने पूरा मंत्रिमंडल और विपक्ष के नेता के साथ पहली बार बिहार में ऐसा कन्वेंशन को कायम स्थापित उन्होंने किया था और भव्य ढंग से बिहार दिवस 2016 में यस आई एम बिहारी का विमोचन हुआ। उसके पश्चात हाँ मैं बिहारी हूँ का बिहार विधानसभा में उसका विमोचन हुआ था, जो मेरा गांव भखराइन से जो हमारे जो है अग्रज बंधु, अनुज बंधु, सभी लोग आकर के हमको आशीर्वाद दिए थे। फिर हमने द लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिला लिखा, मिथिला का गौरव विश्व मंच में लाने का प्रयास किया। भारत और नेपाल से 25 मैथिल जो कि विभिन्न वर्ग के, विभिन्न फील्ड के अचीवर्स हैं, उन सब के ऊपर पुस्तक लिखा था। आज हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो है आप पूरा बिहार और मिथिला और देश के कोने कोने में ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इश्यू है, बाढ़ का जो विभीषिका है। आप सब जानते हैं कि बिहार, खास करके मिथिला, बाढ़ की विभीषिका से लगातार स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जागो, हमने जो टॉपिक रखा है आज का डिस्कशन के लिए, जागो मिथिला जागो बिहार, और बाढ़ का अभिशाप कब तक झेलेगा मिथिला और बिहार। आप सब समझ सकते हैं ये जो अभिशाप है, चाइना, आप जानते हैं कि वांगहो नदी
जो कि एक विभीषिका था चाइना के लिए, बहुत साल पहले उसने जो है उसको जो है उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। मगर अब जो है हम कोसी से आज भी लड़ रहे हैं, जो कि कोसी को, ये हमारे मिथिला का, बिहार का ये परंपरा है कि कोसी जो है, हम कोसी को माँ कह के संबोधित करते हैं। और इसके लिए आज का जो विभिन्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पैनलिस्ट हैं, पैनल में आज भी उसी तरह के जैसे पिछला जो हमारा वेबिनार का चर्चा हुआ था, उसी तरह आज के पैनल में भी बहुत ही विशिष्ट व्यक्तिजन, देश के, दुनिया के जाने माने लोग सब आज जो हैं हमारे भाग ले रहे हैं इस विशेष चर्चा में। और आपको ये भी बता दूं, आज के चर्चा में कई सारे ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो कि फील्ड में काम किए हैं, जिन्होंने नदियों को, जो है नदियों से जुड़े हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं, और वो सारे आज जुड़े हैं इसमें। हम आपको बता दें, कुछ नेटवर्क का स्लो होने के कारण हमारे डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, जिनको पूरा देश और विश्व के लोग गुरुजी करके जानते हैं, सारा जीवन आईआईटी खड़गपुर से बीटेक और एमटेक से पास किए हुए डॉक्टर श्री दिनेश मिश्रा जी, जिनको गुरुजी के नाम से लोग संबोधित करते हैं, जिन्होंने सारा जीवन अपना पूरा बिहार और मिथिला के नदियों पर दे दिया। आजमगढ़ से आए हुए डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी ने एक जो है ऐसा काम किया। मैं आपको बता दूं, जब लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिला को के लिखने के लिए मैं जब नेपाल गया था, और वहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जब मैंने मुलाकात किया, उस समय नेपाल के कई लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान और नेपाल के रिवर्स के प्रति, वो लगभग डॉक्टर कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके बराबर का उनका कंट्रीब्यूशन है। और मैं ये भी बता दूं, मुझे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, जो कि एक भारत के नहीं एक विश्व लेवल के साइंटिस्ट हैं, तेजस जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके जन्मदाता है डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी। उन्होंने मुझे कहा था कि वो किस तरह से डॉक्टर कलाम के साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी का मुलाकात करवाना चाहते थे, और एक बहुत ही थॉरो डिस्कशन करवाना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी का ऐसा कहना था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि जिससे कि दोनों में सहमति था, और वो उनमें उनका मुलाकात करवाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश आज हमारे अभी तक डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, अभी तक किसी भी कारण से अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क स्लो है, जमशेदपुर से वो ज्वाइन करेंगे। और हमारे बीच में उनके बाद जो और महानुभाव हैं, जो कि जिन्होंने काफी काम किया है, डॉक्टर श्री धनाकर ठाकुर जी, जो कि अंतरराष्ट्रीय मिथिला परिषद के जन्मदाता हैं, फाउंडर हैं। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने पूरा मिथिला में, आप सब मैथिलों, कई लाखों मैथिल उनसे परिचित होंगे, पूरा मिथिला में जाकर के एक मैथिल कॉन्शियसनेस का एक जो है इनकलकेट किया है मैथिल वासियों में, बिहारियों में, सारा जगह जाकर के मैथिलों को जगाया। डॉक्टर साहब, मैं ये भी बता दूं, उन्होंने नेशनल मेडिकोज का स्थापना किया, और आप जानते हैं आज आरएसएस का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो है मेडिकोज, दैट इज नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, एनएमओ। उसके अलावा भी डॉक्टर साहब का काफी काम है। उन्होंने साइकिल रेस करके पूरा मिथिला में एक भ्रमण किया, और मिथिला कॉन्शियसनेस जगाने का प्रयास किया। नदियों पर भी डॉक्टर साहब ने हर एक क्षेत्र में पूरा काम किया है, और नदियों पर भी इनका बहुत ही विशेष रूप से इन्होंने काम किया है। एक डॉक्टर, एक सफल डॉक्टर, एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर के नाते जब बाढ़ पीड़ित लोगों को उन्होंने सेवा प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया है। आज हमारे बीच डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी भी मौजूद है। इसके अलावा किसी कारण से अभी तक हमारे जो श्री कामेश्वर कामती जी हैं, वो किसी कारण से नेटवर्क स्लो होने के कारण अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। आशा करते हैं, चूंकि वो एकदम फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हैं, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आशा करते हैं जल्दी जुड़ जाएंगे। तो वो भी धनिकलाल मंडल जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स थे और बाद में गवर्नर बने, उनके वो पीए थे, और काफी काम किया धनिकलाल मंडल जी ने। मेडिकल में उनका एडमिशन हो गया, मगर आर्थिक अभाव के कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाए, पर सारा जीवन नदियों पर उन्होंने भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज नेटवर्क स्लो होने के कारण अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आशा करते हैं वो बहुत जल्दी जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास श्री महेंद्र यादव जी हैं, एक यूपी के, जैसे कि हमारे डॉक्टर श्री दिनेश मिश्रा जी, एक जो कि यूपी के आजमगढ़ के होते हुए सारा जीवन मिथिला और बिहार को दे दिया। और मैं ये भी बता दूं, जो दिनेश मिश्रा जी जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं,
जब कुछ साल पहले जब फरक्का बराज का बहुत बड़ा इश्यू हुआ, पानी से पटना में एक जो है विभीषिका का रूप ले लिया पटना में, और काफी जो है वहां पर जो है बाढ़ आ गया था। ऐसे सिचुएशन में भी जो है जब डॉक्टर मिश्रा जी का जो एडवाइस था उसको मद्देनजर रखते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री महोदय से मिले और डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी का एडवाइस को पूरा ध्यान में रखते हुए उन्होंने चर्चा किया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। हम अभी वेट कर रहे हैं दिनेश जी का जुड़ने का, गुरु जी का जुड़ने का। इसके अलावा आज हमारे पास अभी तक और जैसे रंजीश कुमार जी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, कोई नेटवर्क का इश्यू है। हमारे साथ अभी हैं जुड़े हुए डॉक्टर पंकज कुमार झा जी, जो कि एक नवयुवक हैं मगर बहुत ही विद्वान। आज वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में दिल्ली में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जो पॉलिटिकल साइंस का। और मैं बता दूं उन्होंने रिवर पर में जो है महानंदा नदी पर में पीएचडी किया है। वो भी कोई छोटे मोटी व्यक्ति के अंडर में नहीं, मगर मधुलिका बनर्जी, मैडम मधुलिका बनर्जी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और डॉक्टर श्री योगेंद्र यादव जी की पत्नी है, उनके अंडर में श्री पंकज झा जी ने पीएचडी किया है, वो भी नदी पर, महानंदा नदी पर, बेसिन पर। और उसके साथ वो उनके अलावा भी वो गुरुजी डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी के साथ भी वो काफी काम किए हैं, उनको भी काफी नदियों पर अनुभव है। तो मैं इन सारे पैनलिस्ट को स्वागत करता हूं आज का भव्य डिस्कशन पर। ये जो है कि जागो बिहार, जागो मिथिला, जागो बिहार, ये बाढ़ का अभिशाप कब तक झेलेगा मिथिला और बिहार। अभी हम डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं, जैसे वो जुड़ेंगे हम उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूशन है न, वो मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। तब हम चर्चा आगे चलाते हैं। सर्वप्रथम हम जो है वो डॉक्टर, और इसके अलावा मैं पहले धन्यवाद देता हूँ दृश्यम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का, जिसके प्लेटफॉर्म पर ये आज काम हो रहा है। उनके डायरेक्टर श्री पुरुषोत्तम झा हमारे पास अभी हैं, जो आप देख रहे हैं, और श्री राहुल झा, उनके छोटे भाई अनुज, दोनों का काफी प्रयास रहा है ये प्रोग्राम को पूरा देश विदेश तक पहुंचाने का। हमारे श्री कुलेश झा जी हैं, जो कि हमारे जो है मित्र हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मित्रों, आज हम सर्वप्रथम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जब तक हमारे माननीय दिनेश जी नहीं जुड़ रहे हैं, हम चर्चा बढ़ा रहे हैं जो है हमारे डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी से, जो कि आप सब जानते हैं, पूरा मिथिला देश में लोग जानते हैं कि एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति रहे हैं और नदियों पर भी इनका काफी काम रहा है। इन्होंने सारा जीवन में, शायद मिथिला और बिहार में कुछ ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो इनके जैसा पूरा बिहार का भ्रमण किए होंगे। भले ही ये डॉक्टर हैं, एमडी हैं, मगर इन्होंने पूरा एक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का काम पूरा मिथिला के लिए समर्पण, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मिथिला के प्रति इतना समर्पित होगा जितना कि डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी हैं। और सब मैथिल पूरा देश में इनको जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, कृपया ये बताइए कि आपका जो है ये रिवर के प्रति आपका जो ये विशेष स्नेह रहा है, जब आप कई जगह जो है आप कैंप लगाए, आपका बाढ़ के प्रति, मिथिला के बाढ़, कोसी के प्रति, कमला के प्रति आपका क्या अनुभव रहा है, ये आप थोड़ा सा शेयर करें और आपका विशेष एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें डॉक्टर साहब। ऐसा है कि मेरा जन्म ही कोसी के कछेर में हुआ है, फॉरबिसगंज। मैं उसे सीतागंज कहता हूँ। कोसी की छोटी धारा सीताधार है, वहां पर बस स्टैंड आ जाए उसके पास। सर थोड़ा सा कैमरा को में मेरा जन्म हुआ। कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या कैमरा को एक स्टॉप करके अच्छा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सुन नहीं रहे? कैमरा हाँ, सुन रहे। कैमरा ये कर ले, नहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। चलिए सुनिए। ठीक है। हाँ, तो फॉरबिसगंज में मेरा जन्म हुआ, जो कि परमान धार है। वहाँ कोसी की सप्त कोसी जो कहते हैं ना, उसी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी उधर ही से गुजरती है। तो कोसी के बालू में, और मेरा ननिहाल कोयलक है, पैतृक गांव समौल है जो मधुबनी जिले का है। दोनों मेरे पिताजी और माँ समझिए वहीं से फॉरबिसगंज आए। तो कमला और कोसी दोनों का बराबर अनुभव मुझे रहा। जब कभी बहन के घर जाता था तो सकरी में एक नाला देखता था स्टेशन के पास, अभी भी है वो, जहाँ स्टेट बैंक था, चीनी मिल है, वो कमला का धार कहलाता था।
चुतरी का धार मधुबनी जाते समय देखता था। और इसी तरह से कुर्सेला का पुल, जहाँ की कोसी फाइनली मिलती है गंगा में। जब बचपन में पहले जब ये वाजपेयी सेतु नहीं था, अब तो कोसी पर वाजपेयी सेतु हो गया है, तो हम लोग कटिहार हो करके जाते थे खगड़िया, और तब समस्तीपुर और तब मधुबनी जाते थे। पंडौली स्टेशन के पास मेरा घर है, मधुबनी के पास। तो जितनी नदियां हैं और कोसी और यो गंडक भी है मिथिला में, ऐसे बिहार में, लेकिन ये जो कमला से लेकर और कोसी तक और महानंदा तक का जो क्षेत्र है, ये बचपन से ही मेरा घुमा हुआ है। तो अब मैं ये समझता हूँ इस मामले में कि आज का जो टॉपिक है उसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो शुरू हुआ एक डॉक्टर के नाते ही। कोसी में नौहट्टा में बांध टूटा 1984 ईस्वी में। दिनेश जी आएंगे, दिनेश जी ने भी उसमें काम किया था, बाद में हमको बताया। बल्कि दिनेश जी को तो भेजा गया था ऑक्सफैम की तरफ से कि आप एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिख दीजिए, यहाँ काम की जरूरत नहीं है। तो दिनेश जी के पास दिनेश जी मीटिंग ले रहे थे सहरसा में, तो कोई दूसरे व्यक्ति आए, बोले कि आप अभी कोई डिसीजन नहीं दीजिए, सुबह में आप चलिए मेरे साथ मिलने। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। हम लोग के आगे क्या टेंडेंसी है कि जब कोई भी आयोग आए, कोई भी कमिटी आए, कोई भी अनुदान मिलने की बात हो, तो लोग सोचते हैं मेरे ही यहाँ मिल जाए। तो जो कोपरिया का आदमी था उसने कहा, तो दिनेश जी सुबह में गाड़ी लेकर के निकले, बोले ठीक है कल मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग को एडजॉर्न किया और दूसरे दिन उसके साथ गए तो देखे कोपरिया घाट धमारा घाट में वो तो इतना पानी था कि कभी जिंदगी में वो सोचे नहीं। और वहीं से दिनेश जी की यात्रा शुरू होती है काशी ये काम में। उस समय में मैं मेडिकल कॉलेज दरभंगा का स्टूडेंट था, और वहां के स्टूडेंट को लेकर उसके अपोजिट साइड में, यानी दिनेश जी सहरसा के तरफ से थे, तो मैं खगड़िया के तरफ से इंटर किया था। विवेकानंद हमारा जूनियर स्टूडेंट, अभी वो कटिहार मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, खगड़िया में बहुत एक्टिविस्ट है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। उसी ने कहा था कि मेरे तरफ बाढ़ आई है तो अब चलिए। तो मैं उसके साथ भी और कई और स्टूडेंट को लेकर गया था। गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था, रेलवे के इंजन पर, जो कि मालगाड़ी का इंजन था, गाड़ी बंद हो चुकी थी, उससे हम पहुंचे और नावों पर जाकर के और सहायता कार्य किया कोपरिया घाट धमारा घाट इस सबके गाँव में। और वही कात्यायनी स्थान वगैरह है, तो सब में सब नाव से हम लोग जाते थे, दवाई वगैरह देते थे। और लौटने के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखी जो आयुर्विज्ञान प्रगति में एज एडिटोरियल छपी हुई है कि एक कैलेमिटी मेडिसिन की एक अलग से ब्रांच होनी चाहिए। आज वही चीज दुनिया में डिजास्टर मेडिसिन के नाम से है, जिसमें भूकंप और ये सब चीज आप देखते हैं। तो आप एक सोच सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सोचते हैं, मैंने भी उस समय वो कल्पना की थी। तो पहली मेरी जो था 84 में हुई। फिर मैं नौकरी करने के लिए एमडी के बाद रांची चला आया, और 87 ईस्वी में बहुत जोर से बाढ़ आई थी, महानंदा में बाढ़ आई थी। महानंदा वाले यहाँ पंकज जी बैठे हुए हैं। तो मैं उस समय CCL सेंट्रल कोल फील्ड ऑफ इंडिया, जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है, उसका डॉक्टर था रांची में। तो एक गाड़ी, एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर मेरे साथ, एक जूनियर डॉक्टर थे, मेडिकल ऑफिसर, और कई कंपाउंडर वगैरह थे, ड्राइवर थे, और सामान लेकर के हम गए। और हमने कटिहार को चूज किया काम करने के लिए। और कटिहार में हम 8-10 दिन हम लोग रहे वहां पर, मनिहारी वगैरह इस सभी में, कहाँ रुपया था ये सब था, नोट भीग गया था लोगों का, बहुत खराब स्थिति थी। बर्मा माइंस वगैरह में मिर्चाई बाड़ी में ठहरे थे। और हर दिन मैं लिखता था, तो वो एक मेडिको की बार डायरी करके लिखी हुई है, वो कहीं कहीं वो वेब पर उपलब्ध भी है। उसको आप पब्लिश, आप लोग काम शुरू किए हैं तो ठीक है, उसको भी पब्लिकेशन उसका हो जाएगा। दिनेश जी को शायद मैंने भेजा भी था या नहीं, याद नहीं है। तो एक मेडिको की बार डायरी उस समय में लिखी। इसके बाद जो बड़ा काम किया छोटा मोटा, तो 95-96 ईस्वी में घोघाडीहा है, मधेपुर है, उधर भेजा है, उस सब इलाके में काम किया। दिनेश जी से मेरा परिचय हो गया 1993 में, जब अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन मैंने आयोजित किया रांची में, तो उसमें बाढ़ पर एक हमने सेमिनार किया था। उस समय मैं दिनेश जी को जानता नहीं, तो मुझे इलाहाबाद के डॉक्टर जयकांत मिश्रा ने कहा कि एक दिनेश मिश्रा है, वो काम करते हैं, और उन्होंने पता भेजा। तो वो एक हजारीबाग से उस समय एक मैगजीन निकलती थी, बागमती दामोदर टाइम्स, उसमें लिखा हुआ था कि एक गांधी राज को मैंने देखा कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी में, जबकि दिनेश जी कुछ अध्ययन कर रहे थे, कुछ लोग उनको देखे थे, तो उनके बारे में वो लेख था। मैं उनसे मिलने के लिए गया,
और पहली भेंट के बाद हम लोग की आज तक की जो यात्रा है करीब करीब 7 है, और करीब करीब में हमारे और उनके दोनों के व्यू भी मिलते हैं। व्यू क्या मिलते हैं, तो सबसे पहले उसमें, अच्छा इसके बाद एक काम और हमने किया कि 2008 में जब कुशहा का ब्रिज हुआ है, उस समय में मैं सुपौल गया जिंदल के तरफ से। यद्यपि मैं काम मेकॉन इंडिया लिमिटेड में करता था, लेकिन जिंदल ने हमें करीब कई 1 लाख रुपया दिया, याद नहीं है हमको, उसकी दवाई दी और एक पूरी गाड़ी और ये लेकर के हम लोग काम करने के लिए गए और सुपौल में काम किया। मजे की बात है कि दिनेश जी का उस समय में दिल्ली से और टेलीवाइज होने वाला था प्रोग्राम, हमको उन्होंने फोन करके कहा, मैं सहरसा में था, उसी दिन पालिका बाजार में बम फूटा। आप लोगों को, पुराने लोगों को ध्यान होगा, दिल्ली वाले, और उसके चलते उनका एपिसोड को रोक दिया गया। एक नेशनल ट्रेजेडी जो थी, नेशनल ट्रेजेडी पर जो दिनेश जी को बोलना था, आप समझ सकते हैं कि देश में लोगों को उस समय 2008 में ये कोसी की जो बाढ़ है, मनमोहन सिंह की सरकार थी शायद, और उन्होंने नेशनल ट्रेजेडी इसको माना था। लेकिन क्योंकि पालिका बाजार में एक बम फूट गया, लोकल एक घटना हुई, उसमें कोई बहुत सारे लोग मरे भी नहीं थे। दिनेश जी की बात उस दिन टेलीवाइज नहीं, बाद में कभी हुई, शायद मैं सुन भी नहीं सका उसको। लेकिन मैं ये बतलाता हूँ कि देश में सेंसिटिविटी कितना कम है इस बात के, जबकि हमारा लॉस कितना हुआ है। बीबीसी ने एक बार कहा था उस समय में कि कुशहा ब्रिज के पहले जो बिहार में कोसी के चलते, केवल कोसी की बात मैं कह रहा हूँ, 50,000 रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हमको हो चुका था। जो पिछला आपका सेमिनार था उसमें कई वक्ताओं ने और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के थे, उन्होंने कहा था कि बिहार 60 ईस्वी तक आगे था इंडस्ट्री के मामले में और इस सब के मामले में। 7वें दशक के बाद ये हुआ है। इसमें जो बिहार का डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है वो पानी का मिसमैनेजमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीबीसी की रिपोर्ट है कि 50,000 रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस 2008 के कुशहा ब्रिज के पहले हो चुका था, उसके बाद जो हुआ। अब सवाल यह है कि बाढ़ वरदान है अभिशाप में। पिछले ही सेमिनार को मैं जोड़ के कहता हूं कि किसी वक्ता ने कहा था, सरजू राय ने शायद ये बात कही थी, उठाई थी, हमारे मित्र सरजू राय जेपी एजुकेशन के, तो उन्होंने बात कही थी कि जहां अच्छा जमीन था वही ना लोग बस रहे हैं, तो इसलिए पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ज्यादा है नॉर्थ बिहार की, तो वो वरदान अभिशाप क्यों हो गया? और आज यदि वो अभिशाप है तो अभिशाप से वरदान में कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि जो तीसरा वर्ल्ड वार होगा, अब तो कोरोना के रूप में भी हो रहा है, इस बात को आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो पानी के चलते होगा। ये पहले का प्रेडिक्शन था, और जो पानी के चलते होगा तो हमारे पास पानी है, तो पानी है तो पानी, लेकिन यदि इस पानी को, यदि हम गंगा कावेरी लिंक जो कि वी के आर राव की योजना थी और कलाम और वाजपेयी जी भी उसको चाहते थे, सुरेश प्रभु को लगाया गया था। जब प्रेसिडेंट थे कलाम, उस समय मेरा ट्रांसफर बेंगलोर में था और मैंने बेंगलोर से चिट्ठी लिखा था हिंदू में। हिंदू ने मेरे लेटर को छापा था इसी तरह से कि दो प्रेसिडेंट कलाम इज ए मिसाइल मैन, यद्यपि कलाम मिसाइल मैन है, लेकिन बांध के मामले में उनको नहीं बोलना चाहिए, उनका विषय नहीं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट्स की एक जर्नल पढ़ी थी उस समय में, संजोग से हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुझे मिल गई थी, मैं कोई अध्येता नहीं हूँ कॉस्ट अकाउंटेंसी का, लेकिन उसकी जर्नल में किसी एक बंगाली राइटर का लिखा था कि यदि गंगा कावेरी लिंक यदि पूरा होती है तो दक्षिण के प्रांत यदि 1.5 गुना ज्यादा नॉर्थ के प्रांत से और ज्यादा मल्टीप्लीकेशन से उनका विकास होगा। इसका मतलब यह है कि पानी हमारा और विकास तुम्हारा। ऑलरेडी हम बहुत पीछे हो गए नॉर्थ के आदमी, और साउथ वाले हमसे आगे हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ साउथ आगे अच्छी बात है, लेकिन साउथ को पानी उस समय, तो मैंने दिनेश जी से बात की इस विषय में कि दिनेश जी एक्सपर्ट है, हम लोग रेफरेंस के रूप में उनको उनसे पूछते रहते हैं इस मामले में। मैं मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ और मेरा तो पानी से कम ही लेना देना, पानी शरीर में क्या करेगा ये बताना काम है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि यदि यहाँ से वहां नदी जोड़ा जाएगा तो हमारे पास पानी है कहाँ? जब पानी हमारे पास जब होता है बाढ़ के समय में, तब तो पानी लेंगे नहीं वो, तो पानी किस समय में वो लेंगे दक्षिण के लोग? गर्मी में, जब हमको खुद पानी की जरूरत है। और हमारे यहाँ तो कभी कभी गर्मी में भी बाढ़ आ जाती है। तो मैंने दिनेश जी को मजाक में एक दिन कहा कि मेरा एक कार्यक्रम था शिवहर जिले में, कैंप था मैथिली परिषद का, लेकिन उस समय बाढ़ आ गई और कहीं पानी नहीं था, तो वो नहीं हुआ। तो मैंने गया से जाते हुए एक कविता लिखी थी कि बेर बरसा ने बेर गाम गाम बही गए। तो हमको उन्होंने कहा, फेसबुक पर पूछा हाल में कि वो कविता कहाँ है, दीजिए हम उसका यूज करें।
कहने का मतलब ये है कि जो पानी गंगा में आप देखते हैं, जिस पानी के लिए मुजीब और इंदिरा का पैक्ट हुआ है, ये पैक्ट जबकि जगदानंद सिंह बिहार के दीदेन जल मंत्री, जल संसाधन मंत्री जो थे, उन्होंने भी इसके मन में विरोध किया, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यूपी ने अपना सारा बांध बनाकर पानी इधर रोक लिया। और बक्सर में जब गंगा इंटर करती है, मैं हिंदुस्तान में जब गया था, पटना का हिंदुस्तान कार्यालय, वहां पर भी एक संपादक, और उन्होंने भी इस बात पर सहमति प्रकट की मुझसे कि वहां एक बक्सर में तो एक नाली रहती है, तो पानी उसमें किसका रहता है? पानी उसमें गंडक का रहता है, पानी उसमें कमला से कोसी का रहता है, महानंदा का रहता है। ये पानी जब गया और सिंपली चूंकि कटिहार से थोड़ा दूर तक बांग्लादेश की, बंगाल हमारा वेस्ट बंगाल प्रांत है, इसके बाद बांग्लादेश है, उसका आर्बिट्रेटर कौन हुआ? इंदिरा और मुजीब ने पैक्ट किया है, लेकिन यहाँ वहां के चीफ मिनिस्टर ने उस पर साइन किया, या आज ममता जी उस पर जाकर साइन करती है, देखती है। और इसके लिए जो पानी लिया जाता है बंगाल को अपना कलकत्ता का डॉक को बचाने के लिए, ये सब लोग आप लोग सुन लीजिए, जो लोग सुन रहे हैं बिहार के लोग खास करके, कि कलकत्ता का जो डॉक है, कलकत्ता का जो पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट, वो डूब नहीं जाए, उसके लिए बंगाल को चाहिए, वेस्ट बंगाल को पानी चाहिए। और बांग्लादेश में अर्थात सुंदरबन से लगा हुआ जो इलाका है, उसके लिए एक टर्म है सैलिनिटी इन ग्रेस, यानी जो समुद्र का पानी ऊपर नहीं चढ़ जाए, इसलिए ऊपर से पानी में फ्लो चाहिए। इसके लिए संभवतः 70,000 क्यूसेक्स, दिनेश जी आएंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा से वो डाटा दे सकेंगे, लेकिन 70 क्यूसेक्स पानी की जरूरत दोनों को है। इन दोनों ने जो समझौता किया उसमें हमारे पानी को काट लिया, जो पानी की हमको जरूरत है बिहार में, सारा पानी बिहार का। मैं नहीं कहता हूँ गंगा में पानी हिमाचल से आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है, जिसके लिए अभी स्वामी जी एक मर गए वहां पर। गंगा को तो डिस्केयर, गंगा का केयर उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुआ, सही में देखिएगा। और लेकिन जो गंगा एक नाली के रूप में बिहार में आती है, उसको हमारे मिथिला के, बिहार के जो नदियां हैं, उन्होंने पानी देकर गंगा का स्वरूप रखा है गंगा सागर तक। उसके पानी को बांग्लादेश को दे दिया बिना बिहार से पूछे, और बिहार सरकार ने इसमें अपना कोई बात भी नहीं कही। यही बात जब प्रचंड जी से मेरी हुई, वो हमारे इंटरनेशनल मैथिली कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे 2009 में, उस समय मैंने प्रचंड जी को मंच पर ही हमारी थोड़ी देर बातचीत हुई, मैंने उनको कहा कि 8 लाख आदमी कोसी के बेड में फंसा हुआ है। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कई बार मामले में रिजर्वेशंस है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारा 8 लाख आदमी सहरसा से लेके मधुबनी जिले के बीच का, कोसी के 2 बांध के बीच के पानी का दोनों तरफ जो फंसा हुआ है, उसका तो निदान तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप इसमें हमको सहयोग नहीं करिए। आप भी उधर मिथिला स्टेट बनाइए, इधर भी भारत सरकार बनाए, और दोनों का चीफ मिनिस्टर बात करे, तब जाके ये समस्या खत्म होगी। बात केवल कोसी की नहीं है, बात महानंदा की भी है, बात गंडक की भी है, बात कमला की भी है, बात करे की भी है। ये जितनी नदियां हैं, ये सारी नदियां ऊपर से आ रही है, तिब्बत से पानी ला रही है, नेपाल का भी उसमें पानी नहीं है। जबकि लेक जो मानसरोवर के आसपास में, जो आज चीन हो गया, लेकिन था तो वो तिब्बत और भारत ही था वो, तो वहां से जो नदी, वहां जो बड़े बड़े लेक जो टूटते हैं, ये कालीकट यूनिवर्सिटी के एक व्यक्ति ने इस पर काम किया था, जो बीबीसी की रिपोर्ट कभी मैंने सुनी थी, उस पर मैं कह रहा हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, जहां से बोलूंगा आपको बता दूं। तो वो पानी जो आती है, वो पानी आ रहा है, नेपाल का भी अपना पानी नहीं है। आप इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि वर्षा का पानी नेपाल से आता है। तो ये जो हिमालयन रेंज से पानी आ रहा है, ये पानी अल्टीमेटली बिहार के, मिथिला के इधर उधर, माने दोनों तरफ कुर्सेला के पास में आकर के सारी नदियां, या गंडक वाले हाजीपुर के पास जाकर मिलती है। तो ये पानी हमारा है। तो ये पानी जब हमारा है, तो इसका आर्बिट्रेशन कौन करेगा? इसका आर्बिट्रेशन का बंगाल को किसने राइट दिया? सिंपली बंगाल में कुछ किलोमीटर गंगा चली गई, इसलिए बंगाल वाले को भारत सरकार ने प्राधिकृत कर दिया। भारत सरकार को तो बिहार को प्राधिकृत करना चाहिए था, क्योंकि बिहार के चीफ मिनिस्टर का साइन होता बांग्लादेश वाले के साथ जाकर काम करने में। और हमारी बिहार की जो भी सरकार रही है पिछली, चाहे जिस दल की सरकार रही, वह निकम्मी सरकार रही। बिहार की सरकार बिहार के पानी को संरक्षण नहीं कर सकी, और बिहार की सरकार बांधों के स्कैम से कमाते हुए, खाते हुए, दिनेश जी जैसे आदमी की किताब नहीं छपी, मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर तो हो सकता है उस समय इनको जेल में डाल देता है। जो बाद में आई थी उनकी किताब, वो नदी बंधी और ये सब किताब सब छपी है, उत्तर बिहार की व्यथा कथा, इन्होंने बहुत पहले लिख ली थी दिनेश जी ने, क्योंकि हम लोग काम 84 से शुरू किए हुए आपको कह रहे हैं। इसके बीच में इतना दिन IIT के स्कॉलर को लगता नहीं,
तो ये जो काम अब हम कर क्या सकते, एक तो सरकार के लेवल का जो काम होना है, तो जो बन तो सकता है, लेकिन सवाल है कि उतना खर्चा कहां से आएगा, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपया में एक बांध कोसी बड़ा क्षेत्र का 1998 में बनना था। अभी प्राइस का एस्केलेशन हो गया बहुत ज्यादा, और ऐसे ऐसे 30 बांध बनने हैं। आप याद करिए, जिस समय 1998 में 30,000 करोड़ रुपया एक बांध का कीमत था बड़ा क्षेत्र का, लुंथर और चिसा पानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे 30 बांध बनने चाहिए। उस समय पूरे भारत से जो हम लोग इनकम टैक्स देते थे, उसका शेष होता था 500 करोड़ रुपया। तो यदि 500 करोड़ रुपया का कितना गुना हुआ, 60 गुना यदि लगेगा, तो 60 गुना लगने से ही एक हेलो हेलो हेलो, आ रही है? हाँ, कट गया ना। हेलो राहुल जी। सर तब तक किसी और से बात कर लीजिए आप। जी सर। हाँ, डॉक्टर साहब का आवाज कट गया क्या? हाँ, वो आई थिंक डिस्कनेक्ट है, उनका नेटवर्क कुछ है, तो आप तब तक किसी और से बात कर लीजिए, पंकज जी से या फिर अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं महेंद्र यादव जी, शुभेंद्र यादव जी, आप बिहार में आए, मेधा पाटकर जी ने आपको लाया था। वहाँ घटना के बाद आप बिहार में आए और मेधा पाटकर जी के आप आए यूपी से, और आकर के आप कोसी बेल्ट में बस गए, क्योंकि कोसी बेल्ट जो है वो आपको भा गया। और आपने खुद हमको ये बात बताया कि कोसी बेल्ट के आप बड़े दीवाने हो गए, लोगों से इतना प्यार हो गया। फिर आपने फरबिसगंज में जो गोली कांड हुआ, उसमें भी आपने काम किया, एक बहुत बड़ा मूवमेंट को खड़ा किया। महेंद्र जी, कोसी में आप बैठ गए, मतलब उसमें आप बस गए। डॉक्टर साहब ने इतनी विस्तृत रूप से कहा है, बाद में भी डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। आप थोड़ा अपना अनुभव शेयर करिए, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेधा पाटकर जी के लाए हुए व्यक्ति हैं। आप कुछ शेयर करें इसके बारे में, अपना अनुभव। महेंद्र जी आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए, सामने से ना माइक अनम्यूट कीजिए। महेंद्र जी आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। उनको लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए। मैडम, आज आज शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस बातचीत में हम लोग के गुरुजी दिनेश मिश्रा जी, रंजीव जी, और जो हमें पानी के बारे में समझाए थे, हम उनको याद करें। श्री विजय भाई जी, जो आपके झंझारपुर के पास रहते थे और हम लोग के बीच नहीं है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जब वो उनका देहांत हुआ था, तो भी वो नदी सप्ताह में जो एक वीडियो क्लिप में था, वो रिवर वीक में से लौट रहे थे और पानी के लिए ही उतरे थे स्टेशन को भरने के लिए, और ट्रेन में चढ़ते समय दुर्घटना से उनका देहांत हो गया। मैं उनको याद करते हुए और तमाम जो कोसी के साथी हैं जो नदी पानी के बारे में हमें बताए, शिक्षा दिए, उन सभी को मैं नमन और आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। और मैं थोड़ी सी बातचीत रखूंगा। मैं कोसी का वाकई में नहीं हूँ, आप यूपी कह सकते हैं, और यूपी ही क्या आप कह सकते हैं अवध के हैं, उससे भी बड़ा जोड़ना चाहें तो हम अवध से मिथिला का जो एक अनुसांगिक रिश्ता बताया जाता है, तो उस रिश्तों के साथ ही आए। और कोसी जो है, मैं किताबों में पढ़ा था, 2008 की त्रासदी के समय मैं गया, और जब मैं गया तो IMA हॉल पूर्णिया में था, और बहुत सारे कार्यकर्ता हम लोगों के साथ थे। और हम एक ऐसे जगह मधेपुरा के किनारे गए जहाँ कागज में कैंप चलते थे। 5,000 लोगों के कैंप है, 35 रुपया खाना बना रहे हैं। और जब वहाँ हम गए धरातल पर, तो रात हो गई, कोई जानने वाला नहीं था। लोग बोलते थे ये अपराधियों का इलाका है, कहाँ से आप लोग यूपी के आगे फंस गए। तो मैं एक चाय वाले से कहा, भाई रात में रुकना है और उस कैंप का रास्ता बता दो। वो कहा यहाँ कोई कैंप नहीं चलता है। लगभग 20,000 से अधिक वहाँ बाढ़ पीड़ित थे,
कागज में कैंप चल रहा था। फिर हम लोग वहाँ अगले दिन प्रयास किए और उसके बाद से उसके तीसरे दिन उस कैंप को 3 जगह बांट के शुरू कराया गया और वहाँ के लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ रहिए, आपके आने से 3 कैंप शुरू हो गए। तो हम लोग सूचना अधिकार कार्यकर्ता थे, वहीं से आए और उसके बाद से इस तरह से तमाम बाढ़ के जो सवाल थे, कुछ राहत करने का काम था, कुछ लोगों के साथ जो सरकारी स्कीम थी उसको बताने के काम को भी साथ साथ किए कि बाढ़ में सरकार का यहाँ कैंप है, कैंप में ये मिलना है। एक दौर चला और उसके बाद से मेरे जो विवेकानंद जी कह रहे थे आप कैसे जुड़ गए, मेरा कोसी के साथ दर्द का रिश्ता जुड़ गया। दर्द का रिश्ता इसलिए कि मैं लंबे समय तक वहां रह के काम करने लगा और अंतिम में 12 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे कमर और पेल्विस की हड्डी और हिप ज्वाइंट टूट गया और टूटने के बाद से एक काफी कठिनाइयों में गुजरना पड़ा। हॉस्पिटल में महीनों महीनों रहे। उसके बाद से मुझे फिर हॉस्पिटल के बाद बैसाखी लेके चलना पड़ा। तो उस पीरियड में कोसी के साथी लोग ही लेके आए थे और लगातार उनके साथ जो संवाद बना रहा। तो मेरा भी मैं एक विजिटर के रूप में नहीं आया, कोसी गया था जरूर, लेकिन अभी जो कोसी का रिश्ता है, मेरा दर्द का रिश्ता है कि मैंने महसूस किया कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता यहाँ आया और मेरे एक्सीडेंट के बाद से मैं इतनी पीड़ा महसूस करता हूँ। तो यहाँ के जो भाई इतनी बड़ी त्रासदी को झेले हैं, जिनके बाल बच्चे अकारण काल के गाल में समा गए, नदी में बह गए, जिनके घर बर्बाद हो गए, वो उनकी पीड़ा कितनी होगी। तो ये एक दर्द का रिश्ता था और मुझे भा नहीं गया, मुझे वहां की अव्यवस्था ने खींच के लाया और उसी समय हम लोग कोसी नव निर्माण मंच नामक एक संगठन बनाए और वहां के लोग ही मिलके काम करने लगे। बाद में हम सोचे कि वहां एक आध बार ठीक हुए तो जाना हुआ। लोगों ने कहा कि नहीं, संगठन से काम करने की जरूरत है। पता चला कि 2 साल में सरकार को जो कुशहा त्रासदी के पास सरकार ही मानती है कि 2,36,632 घर पूर्णतः ध्वस्त हुए थे, उसको 1,57,000 घर बनाने थे और योजना विकास विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था कि इन घरों को हम 4 चरण में 31 जनवरी 2010 से शुरू करके 31 दिसंबर 2011 तक पूरा करेंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब योजना शुरू हुई और हम लोग लगभग 2012 में मई महीने में एक रिपोर्ट पढ़े कि अभी तक 58 घर बन पाए हैं। 1.5 साल बीतने के बाद 2,36,632 घर टूटे थे। सरकारी आंकड़ा है, वर्ल्ड बैंक बिहार सरकार का, और घर बने थे 58। फिर हम लोग वहां के साथियों ने मिलके कहा कि इसको लेके कैंपेन करना चाहिए। हम लोग सरकार के सारे हिसाब किताब को, फाइलों को निकलवाए। पता चला कि विश्व बैंक से कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट नाम से 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज आया है और उसी में एक पुनर्वास कंपोनेंट है और उसमें 1 लाख घर बनाने थे। अनयूटिलाइज ग्रांट के रूप में जो घर बनाने का पैसा था वो पड़ा हुआ था। फिर हम लोग बीरपुर से लेके बिहारीगंज तक कोसी जन संवाद यात्रा निकाले, फिर गांव में संगठन करने लगे, पटना में आके धरना दिए। जो कोसी पीड़ित, कोसी के लिए जो आयोग बना था कुशहा कटान की जांच के लिए, जस्टिस वालिया कमीशन, उसके दफ्तर घोषित हो गए थे। ये मकान है लेकिन न इंफ्रास्ट्रक्चर न स्टाफ था। हम लोग यहाँ के पत्रकारों को ले जाके पटना के उसको स्टोरी कराए, कोशिश किए कि इस मुद्दे को उठाया जाए, दबाव बनाया जाए। तो हम लोग एक दबाव बनाने के साथ शुरू किए और जब 2008 के जो बाढ़ वाले इलाके थे, उसी इलाके में हम लोग पुनर्वास और तमाम चीजों को लेके जो कर रहे थे, तो एम्बैंकमेंट के बीच के साथी कहते थे कि 1 साल कोसी बांध आई है, बाढ़ आई है, तो आप उधर काम करते हैं और हर साल यहाँ बाढ़ आती है तो कोई पूछता नहीं है। बहुत मजाक उड़ाते थे लोग। मैं कोसी 2014 से पहले बांध के भीतर नहीं देखा था। मैं 2008 से लेके और 14 तक उन्हीं इलाकों में बीरपुर से लेके और बैराज देख लिया, उधर से देख लिया और उसके बाद से मैं देखा, जब मैं तटबंध के बीच गया तो एक अजीब सी स्थिति थी।
मैं सोचता था कि मैं बाहर का आदमी क्या कर पाऊंगा, मेरे क्या इसमें योगदान है। यहाँ के लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग पटना में और कई जगह आंदोलन संगठन के रूप में हम लोग मदद कर देंगे। अब बरसों तक देखते रहे, 2014 में गए, फिर समझ में नहीं आया, फिर 2016 में गए, और उसका भी दिलचस्प कहानी है। एक हमारे साथी रामचंद्र भाई हैं, उनके साथ गए थे, और वहां पर एक बस्ती थी, मतलब मरौना ब्लॉक का घोघरड़िया पंचायत है, उसका घोघरड़िया का खोखनहा गांव का वार्ड नंबर 13 झमेली मुसहरी, उसी में बैठे थे हम लोग। तो लोग पूछे कि पंडित जी इधर आइए, बुलाए। तो हम देखने में वो आदमी साधारण दिख रहे थे, तो हम कहे पंडित हैं, तो बोले नहीं ये तो मुसहर है। तो हम कहे कि आप पूजा कराते हैं, तो बोले हाँ पूजा कराते हैं। मैं पूछा कितना तक पढ़े हैं, बोले कि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। हम कहे कैसे किताब पढ़ लेते हैं, बोले मेरा भाई छोटा पढ़ रहा था, 8वीं तक पढ़ा है, उसको देख के मैं पढ़ लिया। मेरे लिए मतलब एक अजूबा विषय था कि कोई आदमी अपने भाई को देख के पढ़ लेता है। मैं इतने दिन से देखता हूँ, हम लोगों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, अगर गार्जियन डांट डपट न करे तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो मैं ऐसे मैंने कहानियों में देखा था, एक सजीव पात्र मुझे मिल गए। फिर हम कहे कि आपके गांव में बच्चे कैसे रहते हैं, तो उन बच्चों के साथ जब हम लोग संवाद किए, तो बच्चों में उस पूरे वार्ड और टोले में 1 दर्जन भी लड़के का कहरा नहीं जानते थे। मैं जो 8वीं पास उनका भाई था, हम कहे कि देखिए हम कोई संस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो स्थिति है इसमें क्या किया जा सकता है, क्यों नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। वो स्टेशन का नाम भी पढ़ना नहीं जानेगा, वो बाहर जाएगा तो अपना हिसाब करना भी नहीं जानेगा, पलायन करके अगर आप ले जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ाएंगे कैसे, कौन पढ़ाएगा। उनके भाई को कन्विंस किए और हम लोग चले आए। उनके भाई वहां पढ़ाने लगे अगले दिन से, और हम लोगों को पता चला बाद में, किसी ने फोन करके बताया कि आप उस दिन बताए, तो वो लड़का तो पढ़ाने लगा। उसके बाद हम लोग कई मित्र गए उस गांव को दिखाने के लिए। एक कोई IITian था, कोई दोस्त थे, मैं इसलिए ले गया कि सबसे 500,000 रुपया लेके जो पढ़ाता है उसको दूंगा, मैंने ईमानदारी की बात थी। उस दिन गए तो 14 अप्रैल था। मुझे याद आ गया आज तो अम्बेडकर की 125वीं जयंती है। तो मैं पूछा कि बच्चों से कि आप लोग अम्बेडकर को जानते हैं, ये चुप रहे। एक गार्जियन इशारा किया कि बोलना, वही तो हम भीमराव अम्बेडकर बोले, जो पढ़ाते हैं उनका नाम भीम था। तो भीम को दिखाया कि ये भीम है, तो इसको यही भीमराव अम्बेडकर है। मैं सुन रहा था उस गार्जियन की बात। फिर मैं गांव के लोगों के साथ बैठा और पूछा कि आप लोग भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम लोग नहीं जानते, हमको लगा आप इसी भीम के बारे में कर रहे हैं कुछ नया जोड़ के। तो एक ऐसे भी इलाके तटबंध के अंदर देखने को मिले कि जहाँ का गांव कट गया है नदी में, स्कूल इधर है, आबादी उधर है, आबादी वाले लोग, और जहाँ है स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, स्कूल जा ही नहीं रहा है, स्कूल तो नदी के इस घाट में है, टीचर को पढ़ाना नहीं पड़ता है। तो आज शिक्षक दिवस है, वैसे शिक्षक जो कोसी तटबंध के बीच के बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते हैं और वेतन लेते हैं, उनको भी आदर से प्रणाम करके निवेदन करूंगा कि अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि जिस पेशे के लिए दुनिया में भगवान से भी ज्यादा सम्मान मिलता है, क्या आप उसे सम्मान को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आदर से कह रहा हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए ऐसे ही तटबंध के बीच में हम लोग गए। फिर हम लोग सोचे कि बाहरी आदमी आएंगे, न यहाँ की बोली, न भाषा, न यहाँ की समझ, तो हम कैसे कर पाएंगे। फिर वहाँ के लोग बहुत इकट्ठा होने लगे, कहे कि नहीं यहाँ काम किया जाएगा, और ढेर सारे संगठन, ढेर सारी आलोचनाएं होती रही। हम लोग सोचे कि कॉमन इश्यूज को लेके लोगों के बीच डायलॉग किया जाए। तो हम लोग एक जनसुनवाई किए जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे राजेंद्र बाबू, वो भी गए थे, डॉक्टर रवि चोपड़ा, गुरु जी दिनेश मिश्रा जी, रंजीव जी, और कई संगठन के लोगों को हम लोग बुलाए और लगान मुक्ति के सवाल पर किए। तटबंध के बीच में जो जमीन का पुनर्वास होना था, उस जमीन में नदी बहती है, बालू भरा है, उस नदी के खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उस पे लगान लिया जाता है। लगान के साथ 4 तरह का सेस लिया जाता है। शिक्षा का लगान की राशि से 50%,
50% लगान की राशि का स्वास्थ्य पर शेष लिया जाता है, 25% जो लिया जाता है वो शेष थी का रोड डेवलपमेंट का है, और 30% शेष लिया जाता है वो है आपका कृषि डेवलपमेंट का। कृषि उनकी बर्बाद कीजिए, रोड है नहीं। और डॉक्टर साहब हैं कोसी के बारे में जानते होंगे, एक भी पीएचसी सीएचसी कुछ भी नहीं है, एक टैबलेट देने का कोई सेंटर नहीं है। तो आप सब बर्बाद किए, लेकिन उससे लगान ले रहे हैं। जिसकी खेत में नदी बहा रहे हैं उससे आप लगान ले रहे हैं, और जिसके खेत से अच्छा बालू निकल गया उसको सरकार नीलाम कर देती है। लगान किसान देता है, जमीन किसान की है, बर्बाद किसान का हुआ, और राजस्व सरकार वसूलती है। इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं देखा था, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, इसलिए हम वहां लगान मुक्ति के सवाल पर हम लोग पद यात्रा किए, लोगों को जोड़ने की कोशिश किए, बाढ़ आया, बाढ़ के राहत के लिए किए। और फिर अभी हम लोग 23 फरवरी को सुपौल में एक कोसी महापंचायत की है, जिसमें 4 मुद्दों को हम लोग उठाए थे। हम लोग भी कहे कि कोसी की समस्या का जनपक्षीय समाधान होना चाहिए, जिसमें राजनीति से परे सभी दल के लोग, सभी संगठन के लोग, समाज के लोग और अफसर और टेक्नोक्रेट्स हैं एक साथ मिल के बैठे और सोचे कि हमारा क्या हल हो सकता है। कुछ मुद्दों पर हम लोगों को राजनीति से ऊपर हट के सोचना पड़ेगा। तो एक ये मुद्दा था। दूसरा था कोसी प्राधिकार का। 30 जनवरी 1987 में बिहार की कैबिनेट ने एक जजमेंट, एक फैसला लिया कि हम कोसी तटबंध के बीच के लोगों के लिए एक प्राधिकार बनाएंगे, और उसके तहत एक प्राधिकार गठित हुआ। वो प्राधिकार ही गायब हो गया है। हम सूचना अधिकार में आवेदन दिए हैं कि प्राधिकार कहाँ है। हिंदुस्तान अखबार अभी फ्रंट पेज भी छापा था, और कई मित्र छापते हैं, कहाँ है। उसमें उन लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाए थे कि जो तटबंध के बीच के लोग के हैं, उसके लिए कार्यक्रम था। और कोसी के समस्या के समाधान की भी बात थी, कहीं नहीं हुआ। तो गायब जो तटबंध के बीच में जो प्राधिकार है, हम लोग कहे सरकार उसको लाए और दिखाए कहाँ पर है। जनता के आरटीआई लगाए हैं हम, कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट विभाग में लगाए, वहां से जल संसाधन विभाग गया, वहां से घूमते हुए वो आरटीआई आप कोसी कमिश्नर के यहाँ गया, डीएम के यहाँ गया, आपदा में गया, अभी डीडीसी के यहाँ पड़ा हुआ है। वो घूम रही है आरटीआई, और वो कुछ भी मतलब अभी ऐसी नहीं हो पा रहा है। कोई जवाब नहीं आया है। प्राधिकार का दफ्तर कहाँ है, कौन आदमी है, उसको रखा गया कि भंग कर दिया गया, अपील में भी गए। तो इतना अन्याय कोसी के बांध के बीच के लोगों के साथ हुआ। उसके बाहर सीपेज वाले इलाके हैं। तो हम लोगों का दूसरा मुद्दा था तटबंध का, कि प्राधिकार को सरकार लाए, और जब तक कोसी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था, आर्थिक पुनर्वास की बात कहे थे, इसको दे। और तीसरा मुद्दा था लगान मुक्ति का, और चौथा मुद्दा था पलायन पर। सरकार सोचे कि आपकी विफलता के चलते यहाँ के लोग पलायन करके जाते हैं। तो अभी महापंचायत के बाद लॉकडाउन हुआ, तो ये पूरा स्थिति है। कोसी और सीमांचल में मैं फॉरबिसगंज गया, मैं देखा कि कागज में चानन डैम में मुझे लोग बुला के ले गए थे, और चानन डैम के अंदर एक कंपनी आई, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग से एक की अनुबंध किया कि यहाँ का डैम स्पिन करेगा तो हम पानी लेंगे। और वो कंपनी 50 फीट चौड़ा, 500 फीट गहरा रिजर्वायर में अर्थ डैम है, उसमें बम ब्लास्ट करके कुआं बनाने लगी। और सारे मिनिस्टर जाते थे, कोई नहीं बोलता था। जब मीटिंग कराए तो वहां पर जो पहला मीटिंग कराया उसको जेल भेज दिया गया अगले दिन। और हम लोगों को तमाम कोशिश की गई कि हम एक मीटिंग में, सभा में जाना था, चारों तरफ पुलिस पिकेटिंग किया गया था, हम साइकिल मोटरसाइकिल से घूमते चले गए। लेकिन अहिंसक तरीके से हम लोग जब उस मुद्दे को उठाए, आरटीआई से हिसाब किताब लिए, पता चला कोई अनुबंध ही नहीं हुआ है, बम ब्लास्ट करने का अनुमति ही नहीं लिया है, और अर्थ डैम के रिजर्वायर में कर रहा है। तो उसको हम लोग लड़े, उसकी जनसुनवाई किए, तब जाके उस डैम को बचाया गया। कंपनी रुक के काम छोड़ के भाग गई, और बाद में कोलगेट घोटाले में फंस गई, तो उसका और अथी हो गया। तो ऐसे अनेक आंदोलनों के साथ रिश्ता रहा है। लेकिन मैं सीधे फिर बाढ़ पे आ रहा हूँ, जहाँ डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सीताधार था। अभी सीताधार का जो जल निकलने का रास्ता का क्या स्थिति है? मैं 2017 की बाढ़ में गया था,
और भजनपुर से लेके फॉरबिसगंज तक इतने गोदाम, इतने सड़क और इतने तरह के इंक्रोचमेंट हो गए, जो धार था वो पानी निकल ही नहीं पाता है, और वही बाढ़ बन के वहां पर तबाही मचाया था। और मैं एक एक गांव को उधर घूम के आया था और देखा था। तो मैं आपके असली सवाल पे आ रहा हूँ कि मिथिला के जो बाढ़ की जो समस्या है वो क्या है, क्यों है और क्या हो सकता है। और आप जानते हैं कि हम बाहरी हैं, इसलिए हम कोई समाधान नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरी जो साधारण समझ है कि ये एक सभ्यता का जैसे संकट शुरू होता है, वैसे ही इसके संकट शुरू होती है। दुनिया में नदियां रही हैं, नदियों के किनारे पानी आया है, हम अपने नदियों को नहीं बनाया है। और जब हमारा जो भौगोलिक बनावट है, हम हिमालय के साथ सटे हुए हैं, जो भी देश हो, नेपाल हो, चीन हो, ऊपर से पानी आए तो आएगा। गंगा में उधर से उत्तर बिहार से आता है, सारा पानी मिलता है। हम लोगों को, हमारी मानव सभ्यता नदियों के किनारे बसी, उस समय की सभ्यता का वही सबसे बेहतर उपाय था। तो हम हमारे पूर्वज या आपके पूर्वज या सब लोग वहां जाके बसे और वो एक सघन इलाका बना। लेकिन बाद में हमें लगा कि मानवकृत जो जो बाढ़ आती होगी, थोड़ी परेशानियां होती होंगी, लोगों ने कहा कि इसको भी सभ्यता में जो विकास का जो एक क्रमबद्ध विकास हुआ, तो लगा कि जैसे वहां के लोग बेहतर हैं, हम लोग भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने भी कहा होगा कि नहीं, इसका समाधान होना चाहिए, हमें एक दिन भी पानी नहीं आए, जैसे सूखे इलाके में आते हैं, तो उसको लेके शायद शुरू हुआ होगा। और फिर उसमें राज्य का हस्तक्षेप हुआ, बांध बनने लगे, तटबंध बनने लगे। तो मुझे लगता है कि जो मानवीय हस्तक्षेप है वो 3 स्तर पे हुआ है। पहला हुआ है सरकारी और सत्ता के द्वारा, वो तटबंध बनाए, वो विकास के नाम पर, जो डेवलपमेंट के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए, रोड बनाए, पुल पुलिया बनाए, और कहीं भी ये पानी किधर से निकलेगा, उस जल निकासी के समुचित निकलने के रास्ते पर ध्यान नहीं दिए। एक होलिस्टिक प्लान नहीं बनाए, एक इंटीग्रेटेड प्लान नहीं बनाए, वो एक परियोजना को लगाए, हमें यहाँ से यहाँ सड़क बनाना है, हमें यहाँ से यहाँ तक नाला बनाना है, हमें यहाँ पुल बना लेना है। तो वे जो चीजों को किए, इसके चलते बाढ़ को हमने बढ़ाया है, तटबंध बना के, तटबंध के बाद से थी डैम बना के। और दूसरा जो हुआ कि जो दुनिया में जो मानव सभ्यता के जो संकट आए और हम लोग जो पूरे विकास के नशे में थी कर गए, तो उसका जो परिणाम हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी और वर्षा का जो पैटर्न है वो बदलने लगा, और अचानक तेज वर्षा होने लगी, भारी मात्रा में वर्षा होने लगी। और हम लोग उसी नशे में आके जो डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिए, तमाम चीजों को किए, तो वो दूसरा पार्ट है जिसने बाढ़ को बढ़ाया। और मुझे लग रहा है कि तीसरा, इन दोनों के प्रभाव में आके जो समाज की अपनी बुनियादी चीजें थी उसको भूल के और एक विकास के महाभ्रम में फंस के, और वह आदमी सीधे सीधे सरकार पर डिपेंड हो गया। जो पानी नदी में समाज का योगदान होता था, लोगों का होता था, लोग सीधे सरकार के ऊपर छोड़ दिया। अब सरकार कर देगी, हम धरना कर देंगे, सरकार आके करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो मानसिकता विकसित हो गई कि इंजीनियर आगे कर देगा, हमको क्या करना है, हम तो एक कर सकते हैं। तो जो समाज के इंडिजिनस नॉलेज था, जहां से हमारी सभ्यता इस मिथिला में पलते बढ़ते और आज तक आई थी, हम अपने विवेक को, हम अपने ज्ञान को कुछ जो बाहर पड़े हुए इंजीनियर हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, हम उनको सौंप दिए। हम ऐसे चुने हुए नेताओं को सौंप दिए जिनको जनता के दर से ज्यादा उनकी राजनीति कैसे चले उनको निर्भर है। तो हम सत्ता पर सौंप दिए, हम उनके विकास में आके अपनी संरचनाओं को, हम मतलब पूरा समाज, हम क्या किए कि हम जहाँ जल स्रोत हैं उस जल स्रोतों में घर बनाने लगे, हम नदी के किनारे घर बनाने लगे, इंक्रोचमेंट करने लगे। क्योंकि हमें लगा कि ये तो इंजीनियर साहब आएंगे, ठीक कर देंगे, सरकार ठीक कर देगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया कि जो तालाबों की श्रृंखला थी आपके मिथिला की, तालाबों की श्रृंखला विलुप्त होने लगी, और जो पानी को तालाब के मातहत होके आना पड़ता था, वो पूरी परंपरा जो अपना नॉलेज था, उस सारे नॉलेज के भूलते हुए हम एक मानसिक गुलामी के दौर में चले गए। मुझे यही लगता है कि यही कारण है। मैं ज्यादा समय ले लिया अगर तो मैं माफी भी चाहूंगा। नहीं सर, महेंद्र जी, मैं पंकज जी से के पास से जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप तो मधेपुर क्षेत्र में भी काम किए हैं, मेरा गांव भखरैन है, आप जानते होंगे, करहारा बांध है,
वो जो कोसी बांध करहारा है, तो हमारे गांव के हजारों लोग और आसपास के लोग सब देख रहे हैं। तो थोड़ा करहारा बांध मधेपुर क्षेत्र में आपने क्या कोसी के लिए काम किया, ये भी थोड़ा जनता को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। नहीं, हम मधेपुर क्षेत्र के लिए बहुत काम नहीं किए हैं। हम तटबंध के बीच में मधेपुर के जो कुछ गांव आते हैं, गोबरगढ़ा है, मेनाही है, उन गांवों तक पहुंचे हैं हम लोग। नेपाल बॉर्डर से लेके उधर के गांव होते होते वहां तक पहुंचे हैं। उधर संपर्क खोज रहे हैं कि हम लोग कैसे जाएं। और अगर आपके वहाँ के साथी जुड़े हुए हैं, अगर हम लोगों को आने का अवसर हुआ एक दूसरे को मिलने का, तो निश्चित ही आएंगे। हम लोग एक दूसरे के साथ अपना साझा करेंगे और समझेंगे। जी धन्यवाद। पंकज जी, आप एक राजनीतिक क्षेत्र मतलब पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, मगर आपने नदियों पर काफी स्टडीज किया है, आपका पीएचडी भी महानंदा पर है, और खास करके डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी के साथ आपने काम किया है। आप थोड़ा अपना अनुभव को प्रकाश डालें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एनलाइटन करें अपने थॉट से, अपना विचार से, कि बाढ़ को पूरा मद्देनजर रखते हुए, बाढ़ की पीड़ा को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले तो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो पंकज जी, आवाज सबको आ रही है क्या? अरे चंदन, चंदन देखो तो आवाज आ रही है, देखो तो पूछो तुमको। हेलो, आ रही है? सर पंकज जी का आई थिंक नेटवर्क स्टॉप हो गया, अभी दोबारा 2 मिनट वेट। हेलो हेलो राहुल जी, सर 2 मिनट पंकज जी भी ज्वाइन कर लेंगे, 2 मिनट। अब आ रही है? हाँ पंकज जी। हेलो, हाँ पंकज जी, हेलो। हाँ, मुझे लगता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, बार बार जो है लाइट कनेक्शन वो हो रहा है। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, सब सुन पा रहे हैं, बोलिए। मैं दरअसल पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी। मुझे बार बार आवाज गूंज रहा है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और अमूमन अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी पे रिसर्च करते हैं, आप जो है विदेश नीति पे रिसर्च करते हैं। लेकिन मेरे जहन में थोड़ा है कि मैं 1987 के फ्लड के वक्त जो है मैं छोटा था, और मेरा मूल गांव जो है वो समस्तीपुर है बिहार में, और मैं वहाँ से कटिहार आ रहा था रानीपत्रा के पास में। जैसे ही मैंने एक ब्रिज को, अपने फादर के साथ था मैं, और ब्रिज को जैसे ही मैं पार किया, वो जो है मतलब टोटली बिकेम डिस्प्लेस्ड। वो जो है बिल्कुल पानी में चला गया वो ब्रिज। और बिल्कुल मैं चौंक के आया कि फ्लड ऐसा होता है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरे जहन में बहुत धुंधला सा ये तस्वीर है। लेकिन जब मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने सारी पढ़ाई लिखाई की है, तो मैं मधुलिका जी के साथ जब आया, तो मैंने एमफिल जो है दिल्ली में भागीदारी कार्यक्रम थी शीला दीक्षित सरकार की, उसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के विषय पे मैंने किया था। उस दौरान योगेन जी से बहुत बात होती थी, और योगेन जी का हमेशा कहना था कि बिहार का बच्चा है और बिहार पे इतने सारे विषय हैं, फिर दिल्ली पे क्यों रिसर्च करना। तो उसी दौरान मधुलिका जी ने मुझे पहली किताब दिनेश जी की दी थी। वो किताब बागमती की सदगति थी, और वहां से मेरी रुचि जो है इस विषय पे बहुत नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से होने लगी। मैंने इस विषय को पढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि बात तो सब कर रहे हैं, फील्ड में काफी लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविज्म है, तब मैं
पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और डेवलपमेंट स्टडी के स्टूडेंट होने के नाते मैं उस काम को जो जमीन पे काम हो रहा है उसको किस आकार में देखूं। तो ये मेरा विमर्श है। मैं इसे ज्ञान की राजनीति के एक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क में देखने की कोशिश करता हूं। और ऐसा मेरा मानना है कि दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान जो कि कार्टेशियन ज्ञान है, ज्ञान मीमांसा है, जिसका मानना है कि मनुष्य में ये वो कुव्वत होती है कि वो प्रकृति पर जो है वो विजय पा ले, वो प्रकृति को नियंत्रित कर ले। ये कार्टेशियन ज्ञान मीमांसा है। और आपको याद होगा कि इसी के आधार पर जो है हमारे हिंदुस्तान में और जो पूरा विकासवादी राज्य की संकल्पना है वो इसी नोशन के साथ निकल के आती है कि अगर आपको आधुनिकीकरण करना है, यदि आपको प्रगति विकास करना है, तो आपको जो है इस डेवलपमेंट के सो कॉल्ड पैरामीटर के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। जैसे आपको लार्ज डैम बनाने पड़ेंगे, आपको तटबंध बनाने पड़ेंगे, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बरक्स एक दूसरी भी विचारधारा है, उसके बरक्स एक दूसरे प्रकार की ज्ञान मीमांसा भी है, जिसे एक रिसर्चर होने के नाते जब मैं फील्ड विजिट करता हूं तो मैंने पाया उसके कम से कम कुछ नुएंसेस को पाया, कुछ सूक्ष्म मैंने उसकी विषय वस्तु को देखा जब मैं फील्ड वर्क कर रहा था, जिसे दिनेश जी पॉपुलरली उसे कहते हैं ये लिविंग विथ फ्लड का नोशन है, जो बाढ़ के साथ जीने का पूरा विमर्श है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज के स्टूडेंट के लिहाज से कि इन दोनों में क्या विरोधाभास है। आखिर ऐसा क्यों है कि ये दोनों दो अलग अलग वेरिएबल्स के रूप में मौजूद हैं, क्यों दोनों अलग अलग जो है एक दूसरे सिरे पे मौजूद हैं, उसमें आपस में संवाद नहीं हो पा रहा है। तो ये एक मेरी बहुत केंद्रीय चिंता थी। और उस विरोधाभास की राजनीति क्या है, वहां से मैं अपने इस रिसर्च को जो है स्टार्ट करता हूँ, जो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब जो दूसरा सवाल है कि मैं एक शोधार्थी के रूप में फील्ड पे जाता हूँ, और फील्ड पे जाता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि दिनेश जी जो बार बार कह रहे हैं उस संकल्पना को, वो कहते हैं कि लिविंग विथ फ्लड का जो नोशन है, जिसे बाढ़ के साथ जीने की संकल्पना है, वो आखिर क्या है, और आज वो जो है एरिया में, आज वो पूरे इलाके में जो है किस रूप में दिखाई पड़ता है। तो मैं लिविंग विथ फ्लड को यानी बाढ़ के साथ जीने की संकल्पना को 3 हिस्से में बांटता हूं। देखिए, दिनेश मिश्रा जी ने हिंदुस्तान के संदर्भ में इस तरह के विषय को आगे बढ़ाया, उसी तरह इम्तियाज अहमद हैं जो कि बांग्लादेश में इस तरह की संकल्पना को लेकर आते हैं। तो इसे मैं एक शोध छात्र के रूप में जब देखता हूं तो मैं इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को तलाशता हूं। पहला है कि बाढ़ एक आपदा नहीं है, फ्लड इज नॉट ए डिजास्टर। दूसरा है कि फ्लड कैसे आपकी लाइवलीहुड, आपकी आजीविका के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा मैं इसे देखता हूं कि फ्लड कैसे आपके कल्चर और आपके सेलिब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आज के समय में जब हम अगर ये बात करते हैं तो अधिकांश लोगों को लगता है कि बड़ा यूटोपियन है, बहुत कल्पना लोकी ये बात करते हैं आपकी बाढ़ को, आपदा को आप किसी इस तरह से अगर आप करेक्टराइज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं तसल्ली से कि जब मैं इस अपने एरिया में मैं अगर मैं विजिट करता हूं तो लोग सब मानते हैं ये कि बाढ़ वैसी आपदा नहीं है जैसा सुनामी है या जैसा भूकंप है। बाढ़ के आने की तिथि पक्की है, जैसा कि खुद दिनेश जी भी कहते हैं, इससे पहले अनुपम मिश्र ने कहा था। तो बाढ़ के आने की तिथि पक्की है। तो ये आपदा कैसे बना, इसकी राजनीति को समझना चाहिए। तो बाढ़ दिनेश जी की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, जो सीतामढ़ी के इलाके वाली किताब है, जिसमें वो अलग अलग तरीके से बाढ़ को कैरेक्टराइज करते हैं कि कैसे जो है हर बाढ़ जो है वो आपदा नहीं है अगर आप देखें तो, क्योंकि जब नदी का पानी खेत खलियान तक पहुंचता है तो उसे बाढ़ कहते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव साइड, क्योंकि कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। महत्वपूर्ण बात है कि बाढ़ जो है वो आपदा कब बनता है। तो बाढ़ और बोह जो दूसरा है वो दोनों ही नहीं है, क्योंकि बोह जो है वहां पे पानी आवासीय इलाके तक पहुंचता है। तो बाढ़ और बोह दोनों ही प्रकार जो है आपदा नहीं है। आपदा कब, कौन सा बाढ़ कहलाता है? आपदा कहलाता है हुम्मा, जबकि बाढ़ का पानी खिड़कियों तक पहुंचती है। ये दिनेश जी भी रेफरेंस देते हैं, और इन सारे नोमेनक्लेचर, इन सारे शब्दावलियों को मैंने भी अपने इलाके में पाया है। और जब यह स्थिति किसी के नियंत्रण में नहीं रह जाती और हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हमें लगता है कि अब हम खुद का जान नहीं बचा पाएंगे, तो हम गाय और भैंस को कैसे रखें, तो हम उसे भी छोड़ देते हैं। वो स्थिति शाह कहलाती है, वो प्रलयकारी है, और उससे भी एक भयावह स्थिति होती है, जबकि हमारे सबके कंट्रोल से बाहर है। वो कभी कभी होता है 20 साल में, जैसा 2008 में हुआ है।
तो वो प्रलय है। तो हर रूप बाढ़ का जो है वो प्रलयकारी नहीं है, हमें उसके बीच अंतर करना सीखना पड़ेगा। और राज्य भी जब नीति बनाए तो इस चश्मे से बनाए कि कौन सा बाढ़ प्रलयकारी है और कौन सा बाढ़ जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल है। दूसरा जो है वो बाढ़ आजीविका के रूप में। और जब आजीविका के रूप में बाढ़ की बात करते हैं तो फ्रांसिस बुकनन है जिन्होंने कोसी महानंदा नदियों के ऊपर शोध किया था, और दिनेश जी ने भी अपनी किताबों में उसका रेफरेंस दिया है, या फिर आशीष नंदी हैं जो सोशल साइंटिस्ट हैं। ये सब लोग बाढ़ को आजीविका के रूप में देखते हैं और नदी को और कल्चर के साथ जोड़ के देखते हैं। इनका मानना है कि किस तरह से जैसे मैंने अपने रिसर्च अपने ड्यूरिंग माय फील्ड रिसर्च मैंने ये पाया कि जो स्थानीय निवासी हैं रिवर साइड में रहते हैं, और उन्होंने कहा खासतौर पे जब आप कहते हैं आजीविका है तो उनका मेन सरोकार है दो चीजों पे। एक तो मछली पे, क्योंकि बाढ़ के साथ जो मछलियां आती हैं वो काफी है, और दूसरा है धान की फसल। धान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो जो लोकल रेजिडेंट है, भर्री गांव है कदवा ब्लॉक में, और वहां के लोकल रेजिडेंट है, वो कहते हैं कि बाढ़ के समय नदी और पोखर में मछलियों की बहुत सारी किस्में पाई जाती थी पहले, और हम लोग दिन भर में 3 बार मछली पकड़ते थे। हम केवल पैघ माछ ही पकड़ते थे, और छोट माछ जो है वो हम ये सोच के छोड़ देते थे कि इस पर नदी का अधिकार है। लेकिन आज के समय में जो है वो जो पूरा सिनेरियो है वो डिक्लाइन कंडीशन में है। और मैं आपको फिर से, जब मैं आपको फ्रांसिस बुकनन बता रहा था, तो बुकनन ने बताया है कि उस समय वहां के इलाके में जो है वो 134 तरह की मछलियां थी, और आज जो है आपको 34 तरह की भी मछलियां नहीं मिलती है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस का जो क्राइसिस है वो दिख रहा है, लेकिन उसकी संभावना है, उसका जो एक सूत्र आपको मिलता है जो पहले था, और आज लोग जो है उसको ढूंढ रहे हैं, उसको तलाश रहे हैं। उसी तरह बाढ़ को जब आप बोलते हैं संस्कृति का हिस्सा है, तो फिर से मैं बताता हूं, जब मैं फील्ड विजिट कर रहा था तो मैंने ये पाया कि जो झिंझिर या जनेर के गीत जो हैं वो बूढ़ी औरतें खासतौर पे गाती थी, और वो कहती थी कि किस तरह से जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, बहुत ज्यादा मतलब धान की खेती होती थी, खुशहाली आती थी, तो वो जो है उसे उत्साह के रूप में मनाती थी। बुजुर्ग और महिला और युवक युवतियों के बीच जो है वो तामझाम होता था, जनेर के गीत गाए जाते थे, ढोल बाजा मृदंग जो है बजाए जाते थे। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बोलूं तो आपको लगेगा कि ये हो सकता है ये रोमांटिसाइज कर रहे हैं अपलट को, लेकिन अगर आप यही बात देखिए, खासतौर पे फणीश्वरनाथ रेणु, वो उस अंचल के बहुत महत्वपूर्ण जो है आंचलिक कथाकार है, वो रण जल धन जल में भी वो लिखते हैं। रेणु कहते हैं कि गांव के लोग जिनके पास नाव की सुविधा नहीं होती, वह सामान्य तौर पे केले के पौधे का भेला बनाकर जनेर का आनंद लेते हैं। वही जमींदार लोगों के पास नाव होते थे, और वह नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर या जल विहार करने के लिए निकलते थे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लिविंग विद द फ्लड का जो नोशन है, उसके कुछ नुएंसेस हैं, उसके कुछ साक्ष्य अभी भी फील्ड पे दिखते हैं, बट डेफिनेटली ये क्राइसिस का समय है, और लगता है कि वो जो है वो डिसअपियर होने वाला है, वो विलुप्त होने वाला है। तो हमारा चिंता और चिंतन जो है वो इस इर्द गिर्द जरूर से होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप सुन रहे हैं, मैं दूसरी बात बताता हूं कि जब आप दिनेश जी की किताब बंदनी महानंदा को पढ़ेंगे, तो बंदनी महानंदा में एक सज्जन का उल्लेख है, और वो सज्जन है कंतलाल मंडल। और कंतलाल मंडल ने जो कुछ कहा है वो उस समय उस इलाके के तात्कालिकता को द्योतक है। 94 में प्रकाशित यह किताब है, और कंतलाल मंडल कहते हैं कि तटबंध बनने के पहले धान और जूट हमारी मुख्य फसल थी। पिताजी ने मेहनत से 50 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी जो तटबंध के भेंट चढ़ गई। मेरा खेत अब हो गया है रेगिस्तान, और अब सारा दिन मैं घूमने वाला हो गया हूँ ऊंट। मैं आदमी कहाँ बचा हूँ? इस जमीन से मेरे बाबा ने चावल पैदा किया था, मेरे पिताजी ने गेहूं, और मैं इस पे ककड़ी और फूट पैदा करता हूं। हमारे लिए यह तटबंध नहीं मृत्यु बंध है। ये बंदनी महानंदा में कहा गया है। बट 25 इयर्स बाद एज ए रिसर्चर जब मैं उस फील्ड को रिविजिट करता हूं, तो मैं आपको बताऊं कि कंतलाल मंडल तो नहीं थे, लेकिन उनका सुपुत्र राजू मंडल हमें मिलता है, और उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हाल है। जो पिता कहता था कि वो ककड़ी और फूट पैदा करते हैं, उनका सुपुत्र कहता है आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूरे इलाके में हमारे परिवार का नाम था, हमारे दादा प्रत्येक महीना पूर्णिमा में समूचे गांव के लोगों के लिए भोज का आयोजन करते थे। लेकिन धीरे धीरे पिताजी के समय से हमारी स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। हमारे घर में
जो है वो आधा दर्जन नौकर चाकर थे, लेकिन अब जो है पिताजी के समय होते होते जो है वो भी हटने लगे। अभी हमारी खेती किसानी चौपट हो गई है। जो हम कभी कल किसान थे, आज हम दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं। ये इलाका है महानंदा का, मैं कह रहा हूं। जिस तरह से हम विकास का दम भरते हैं, जिस तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर महामहिम श्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तबके के साथ खुश हैं, वो वर्ल्ड बैंक के तो नोशन को लेके चुरा के आप कहते हैं कि आप सुशासन के शब्दावली को आप ही नहीं गढ़ा है, लेकिन क्या ये क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस नहीं है? ये क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी नहीं है? ये शासन करने की योग्यता का संकट नहीं है कि पिछले 25 सालों में किसान जो है वो दिहाड़ी मजदूर बन जाता है? तो फिर आप किस मामले में सुशासन आपने स्टैब्लिश किया है, इस पे जरूर बहस होनी चाहिए। उसी तरह मैं एक और समस्या की ओर विशेष रूप से इंगित करूंगा, वो है रिवर इरोजन का। जो जो गांव के गांव आज नदियों से जल प्लावित हो रहे हैं। बंदनी महानंदा को आप पढ़ेंगे तो कई गांव का उल्लेख है, वहां मेदिनीपुर का उल्लेख है, वहां पे जो है मेदिनीपुर का उल्लेख करते हुए उसकी ऐतिहासिकता को बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं विवेकानंद जी की जब मैंने फील्ड विजिट किया तो मैं ढूंढता रहा और मैं पूछता रहा किसी के कि कहाँ है ये मेदिनीपुर। दरअसल मेदिनीपुर मनिहारी ब्लॉक का एक गांव था, और तब मुझे एक सज्जन मिला और मुझे बताया कि देखिए वहां पे कुछ परिवार है जो मेदिनीपुर में रहता था, मैं आपको उससे मिलाता हूं। मैं जब मिला तो जो एक रिस्पोंडेंट थे, जो उत्तरदाता थे हमारे, उन्होंने हमसे कहा कि ये मेरे सपनों का मेदिनीपुर है। वो उस नदी के कटाव की आवाज को सुन के ही वो कहते थे कि मैं रात भर नहीं सो पाता था, वो अभी भी मेरे जहन में है। वो पूरा परिवार अभी भी विस्थापित है। ये काहे का गुड गवर्नेंस है, हम जरूर से पूछना चाहेंगे। सिकटिया गांव का उल्लेख है महानंदा बंदनी महानंदा किताब में, और सिकटिया गांव के बारे में काफी उल्लेख है उसमें, खेती किसानी के संकट के बारे में। लेकिन जब मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने दो सज्जन थे जो मुस्लिम थे, मैंने उनसे पूछा कि सिकटिया जाने का रास्ता क्या है, किधर है? तो उन्होंने मुझे अचानक से कहा सिकटिया बेचिरागी हो गया है, सिकटिया जो है अब नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं जो जिन गांवों की चर्चा किताबों में थी वो आज जो है वो अतीत का किस्सा बन गया है। ये क्या सुशासन है? ये क्या हमारे गवर्नेंस के मॉडल का एक महत्वपूर्ण तत्व है? तो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी सवाल करता हूं कि आप जो है जिसके वोट को लेके आप जीतते हैं और जिस प्रोमिसेस के साथ आप जीतते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करिए कि और क्या फ्लड जैसे इश्यूज को आप जानबूझ के आप पब्लिक स्फीयर में नहीं लाते हैं, आप सार्वजनिक मंच पे नहीं लाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इस पे वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वोट तो किसी और पे मिलेंगे, तो हम क्यों नहीं उस पर डिस्कशन करें। तो विकास के मुद्दे को जो है वो मुख्य धारा से नेपथ्य में ढेला गया है। हमें जरूर से इस पे विचार करना चाहिए। और मुझे इसके साथ साथ और कई सारी जो है समस्याएं दिखती हैं, जैसे कि जो छोटी नदियां थी वो आज जमींदोज हो रही हैं। उस इलाके में, महानंदा के इलाके में दर्जनों छोटी नदियां हैं, कारी, कोसी, कमला, परमान, सौरा, कप्तान, कजरा, ये सभी आज जो है वो विलुप्त होती जा रही हैं। और भर्री के ही रिवर साइड का गांव है भर्री, वहां के एक रिस्पोंडेंट है नरेंद्र नाथ ठाकुर, उन्होंने मुझे फील्ड विजिट में कहा था कि हमारे इलाके की छोटी नदियां महानंदा, कोसी और गंगा की असली ताकत रही हैं। हमारे गांव में मणिकनाथ नदी एक बहुत ऐतिहासिक नदी थी, और ऐसी किंवदंती थी कि नंदनपुर के गांव में एक राजा हुआ करता था जो अत्यंत अत्याचारी प्रवृत्ति का था, जिसने मणिकनाथ नामक साधु को प्राण दंड दे दिया था। लोक मान्यता यह भी है कि इसके कुछ दिन के बाद ही महानंदा से एक पृथक धारा मणिकनाथ के नाम से निकली जिसने राजा का विनाश कर दिया, परंतु वह नदी भी अब विलुप्त हो गई है। आप समझ सकते हैं कि नदियों को, छोटी छोटी नदियों को, पोखर को, तालाबों को जमीन का किडनी कहा जाता है। वो अतिरिक्त जल को सोखती है। उन नदियों का अस्तित्व आज खतरे में है। तो हमें जरूर से इन सारे इश्यूज को पे बात करना चाहिए। विवेकानंद जी और पूरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं इस चर्चा में, साथ ही साथ मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स सिविल सोसाइटी की बदलती भूमिका को देखता हूं। जब इन पोस्ट कॉलोनियल बिहार में, उत्तर औपनिवेशिक बिहार में, तो मुझे सिविल सोसाइटी, क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स में ये शब्द का ज्यादा यूज करते हैं लेकिन लोक विमर्श में कम इसका प्रयोग होता है, जो भी समूह है जो स्थानीय रूप से बाढ़, बांध, तटबंध के मुद्दे पे काम कर रहा है, हमारा सरोकार उससे है। और जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव एक्शन जो है, जो सामूहिक क्रियाकलाप करने की प्रवृत्ति है, खासतौर पे मैं महानंदा जो है के इलाके की को फोकस करते हुए यहाँ बात कर रहा हूँ, तो 1987 में उस इलाके में जो है बहुत महत्वपूर्ण एक जल आंदोलन शुरू होता है, और वो जल आंदोलन जो है वो पानी से संबंधित सभी मुद्दों पे होता है।
उसमें बाढ़ भी है, उसमें शुद्ध पेयजल भी है, उसमें जल जमाव भी है, उसमें सिंचाई भी है, उसमें ड्राउट भी है। ये सारे मुद्दे पर होता है, वहां पे स्थानीय प्रशासन को घेरा जाता है, छोटे छोटे समूह उसमें बहुत तल्लीनता के साथ, प्रखरता के साथ वो लोग हिस्सा लेते हैं, और वो एक होलिस्टिक वाटर के इश्यू पे एक तरह से जन भागीदारी को मतलब जागृत करने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाया था। लेकिन बाद के काफी समय में वहां जो है इस तरह के प्रयास नदारद दिखते हैं। लेकिन जब मैं अपने डॉक्टरल थीसिस के सिलसिले में मैं फील्ड को विजिट करता हूं, तो मैं आपको बताऊं कि दो अलग अलग प्रयास मुझे वहां दिखाई देते हैं। एक प्रयास है जो मैं कह रहा हूं कि इनिशियली वो लोग वाटर को एक होलिस्टिक, एक बड़े पानी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे, वो बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं, और भरी के इलाके में जो है महानंदा बांध रोको संघर्ष समिति कार्य कर रहा है, और उसी तरह जो है मनिहारी के इलाके में पुनर्वास संघर्ष समिति काम कर रहा है, और ये दोनों बहुत स्पेसिफिक इश्यूज पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका पोटेंशियल, पॉलिटिकल पोटेंशियल बहुत अधिक इस मायने में है कि ये लोग ज्यादा पॉलिटिसाइज हैं, और सब कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि वो सिविल सोसाइटी कम और किसी ना किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के जो है लोकल जो है वो कैडर है। तो ये एक उनका एक मतलब जो है वो गलत पक्ष है। लेकिन डेफिनेटली राजनीति को हम गलत तरीके से भी नहीं हमेशा देखते हैं। अगर वो राजनीति से संलग्नता रखते भी हैं तब भी ठीक है, लेकिन जो उनके जो काम करने का ढंग है, उस मोबिलाइजेशन को आप कैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। और इस सिलसिले में मैं आपको खासतौर पे महानंदा बाढ़ जो रोको संघर्ष समिति है उसकी एक पहल की चर्चा करूंगा। हुआ ये है कि 2010 में कचौरा बांध जो है उस इलाके में उसको बांधा गया था, और लोगों ने विरोध किया, लेकिन ये कहा गया फिर भी प्रशासन के द्वारा बांधा गया। 2016 में वो टूट गया फ्लड के कारण, और फिर से कचौरा को जो है रिपेयर किया। लोग कह रहे थे कि नहीं बांधना है, फिर भी प्रशासन आके जबरन उसे बांधा। 2017 में कचौरा तो नहीं, लेकिन दूसरा जगह शिवगंज और एक और जगह वहां पे जो है बांध टूट गया। लगभग 400 मीटर जो है टूटा हुआ, लोगों ने बांधने नहीं दिया। लोग खड़े हो गए वहां, लोगों ने विरोध जताया, लोगों ने आंदोलन में शिरकत किया, लोगों ने कहा सर कटे तो कटने दो, बांध को नहीं बनने दो। लोगों ने नारा दिया बांध रहेगा खुला, दान रहेगा फुल्ला का फुल्ला, मतलब पूरा धान होगा अगर आप जो है बांध को छोड़ के देखेगा। और मैं आपको बताऊं कि 17 में बनने नहीं दिया, और अभी 19 में जब वहां फ्लड आता है तो बिल्कुल वहां सिचुएशंस नॉर्मल था उस इलाके में। तो कई बार जो है लोकल नॉलेज को अगर आप परस्यू करता है, सिविल सोसाइटी के नॉलेज को या लोक समाज के नॉलेज को, राज्य, तब जो लोक नीति बनेगी वो हमेशा बेहतर होगी। और मैं एक और बात के साथ अपनी बातों को यहाँ विराम दूंगा अपने इस पैनलिस्ट को कि जब मैं एज ए रिसर्च स्टूडेंट काम करता हूँ तो डेफिनेटली हम लोग बात करते हैं कि आप इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे काम कर रहे हैं, कुछ समाधान तो बताइए, कुछ एक मतलब कुछ एक सुगबुगाहट तो होनी चाहिए कि हम कैसे उधर बढ़े, हम कैसे एक रास्ता तलाशे। तो इस सिलसिले में मैं जरूर कहना चाहूंगा कुछ कि देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये जो दो परस्पर विरोधी धुरी पर खड़ी वैचारिक लड़ाई आप देखते हैं, क्योंकि जो स्टेट है, जो राज्य है, जो हाइडियोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य है, जिसे लगता है कि जमीन का समझ जो है वो पुअर्स मैन विजडम है, ये आम आदमी की समझ है, उसका विशेष तवज्जो नहीं है, इसे आपको परिवर्तन करने की जरूरत है। आपको मानना पड़ेगा वो पुअर्स मैन विजडम है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग स्थानीय ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही संभव है। आपको इस लिहाज से उस ज्ञान को अपने मिनिस्ट्री पब्लिक पॉलिसी, मिनिस्ट्री लोक नीति में स्थान दीजिए, तभी जाके उसका कुछ हो पाएगा। और मैं कहता हूं एज ए रिसर्च स्टूडेंट, कई थेरिस्ट हैं, गैरेट हैं, हर्डिन हैं, थॉमस चैम्बर हैं, सत्यजीत सिंह हैं, जिन लोगों ने विकास के इस पूरे मॉडल को जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि कैसे लोकल पार्टिसिपेशन के बाद हमेशा बेहतर आउटकम आया है, हमेशा बेहतर जो है वो निकल के आया है चीज। तो हमें अपने पब्लिक पॉलिसी में इन दोनों के बीच उचित संवाद को बल देना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ और कंपोनेंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे पहला वन, देखिए बाढ़ नियंत्रण तो संभव नहीं है, हम समझ रहे हैं, तो इंस्टीड ऑफ फ्लड कंट्रोल, व्हाई नॉट वी आर नाउ वी शुड टॉक अबाउट फ्लड मैनेजमेंट। हमें बाढ़ प्रबंधन बोलने में क्या ऐतराज है? बाढ़ प्रबंधन बोलने का कतई ये मतलब नहीं है कि हम जो है वर्ल्ड बैंक को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इस प्रबंधन में, इस मैनेजमेंट में राज्य को तय करना पड़ेगा कि प्रबंधन में लोक भागीदारी है या नहीं, प्रबंधन के पूरे मॉड्यूल्स को किस तरह से आप बताते हैं पब्लिक को, और उसमें
उनके नॉलेज और उनके इंस्पिरेशन को आप कैसे शामिल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस साथ में आपको बढ़ाना चाहिए। दूसरा, मैं बड़े डैम का विरोध करता हूं, मैं एम्बैंकमेंट के बड़े स्ट्रक्चर का विरोध करता हूं, लेकिन एट ए सेम टाइम मुझे लगता है कि मैं थोड़ा व्यवहारिक नजरिए से देखता हूं, तो मैं कहता हूं कोसी के इलाके का एक अलग मतलब सॉइल और एक अलग हाइड्रोलॉजी है, लेकिन जो महानंदा का इलाका है वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे आप जो है अगर स्लुइस गेट बनाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकता है अगर थोड़ा आप देख रेख करें तो लोगों का भी डिमांड है, स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें स्लुइस गेट चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हम लोग जो नारा देते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो छोटा है वो सुंदर है, उसी तर्ज पे अगर हम छोटे छोटे तकनीक, छोटे छोटे इन उपायों को अगर तवज्जो दे रहे हैं तो हमें देना चाहिए। हमें कहीं हम ये करके ऐसा ना समझे कि हम जो है लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम जो है बड़ा एक अलग वो कर रहे हैं, हमें उस तरह के प्रयासों को स्थान देना चाहिए। तीसरा जो बिंदु मुझे लगता है खास तौर पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है रिवाइवल ऑफ डाइंग विजडम। जो मतलब मर रही है वो सारी वो ज्ञान मीमांसा, जैसे नदी, पोखर, तालाब, उनको जीवित करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें जन सहभागिता कितनी जरूरी है। जन सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन जो है वो जन सहभागिता के लिए जाना जाता है। तो राज्य कैसे यहाँ स्थानीय ज्ञान को मिला के जो है ये जो डाइंग विजडम का जो सिनेरियो है उसको कैसे चेंज करेगा, यहाँ उसकी भूमिका को देखना लाजिम होगा कि वो कितना कर पाता है। अगर वो कर पाता है, डायलॉग क्रिएट कर पाता है, तब डेफिनेटली सिचुएशंस बिकेम मोर आई थिंक इम्पोर्टेंट, कि वो अच्छा होगा और ये फ्रूटफुल होगा हम लोग सबके लिए भी जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। और अंतिम पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पॉइंट साइड सेकंड लास्ट, अगला पॉइंट है कि जो स्ट्रक्चरल मेजर्स है, जो संरचनात्मक मापन है, जिसमें आप कह रहे हैं तटबंध बना रहे हैं, आप कह रहे हैं हाई डैम बना रहे हैं, आप कह रहे हैं डिटेंशन बेसिन कर रहे हैं, ये सब ठीक है, करिए, लेकिन साथ साथ आपको गैर संरचनात्मक मापन को भी आपको बढ़ाना चाहिए। आपको फ्लड फोरकास्टिंग जैसे तकनीक को भी तवज्जो देना चाहिए, और साथ में बाढ़ जो है पूर्व चेतावनी प्रणाली जो है, ये सारी तकनीक है, इसको आप थोड़ा और एडवांस करिए, आम लोगों को जोड़िए, ताकि आप एकदम सही और एक्यूरेट कई बार जो है उसका पता लगा सके। इसमें हमें कितनी सफलता मिलती है ये तभी मिलेगी जब हम करेंगे। कि देखिए अभी सरकार के जितने डॉक्यूमेंट को देखिएगा तो सब में कह रहे हैं वो कि वो लोकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सच में लोकल अभी भी नहीं है, ये खाता उनके खाता पूर्ति करने के लिए बस वो कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है वहां रियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और लास्टली मैं कहूंगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का नोशन है, 2005 से हम लोग नए मोड में जी रहे हैं जिसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी जो प्रविधि है, पूरा जो तकनीक है, जो आप कहते हैं कि रिकवरी है, मिटिगेशन है, प्रिपेयर्डनेस है, ये जो अनेक आप शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, उससे आम लोक बाग को भी तवज्जो दीजिए, उन्हें बताइए कि वो है क्या। उन्हें नहीं पता है ये क्या है। कई लोगों को नहीं पता है कि अगर उनकी जमीन फ्लड में जाती है तो उन्हें 3 डेसिमल जमीन मिलेगी या उन्हें कितना मिलेगा। तो उनके बीच आपको अपना पॉपुलर इमेज बनाना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, उन्हें भी पता होना चाहिए आपदा पर, क्योंकि अभी भी ना ये बहुत ब्यूरोक्रेटिक है। और जिस तरह से ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, मैं आपको फील्ड वर्क के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जैसे पिछले साल जब वहां फ्लड आया, और तो जो राहत की जो राशि है वो 6,000 रुपया कहा गया कि मिलेगा रिलीफ फंड से। और जो बीडीओ और सीओ है, स्थानीय लेवल के जो ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने मुखिया और सरपंच को और जो अधिकारी वहां से वो लेंगे उनसे कह दिया कि आप 500 रुपया जो है पर लोगों से मांगिए, तब 5,000 मिलेगा। और उनको वो कहते हैं पीसी, परसेंटेज चाहिए उन्हें। तो ये परसेंटेज का जो नोशन विद इन ब्यूरोक्रेसी है, ये तो करप्शन के न्यू रूप को दिखा रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी भी जब तक चेंज नहीं होगी, होना मुश्किल है। तो ये इन सब मामलों में मैं हमेशा दरख्वास्त करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि उन्हें नौकरशाही पे बहुत एतबार है, उन्हें स्थानीय लोक बाग पे कम पंकज जी, एतबार है। 1 मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। अभी हमारे बीच हमारे गुरु जी माननीय डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी आ चुके हैं। आज हम लोग का प्रोग्राम, हम बहुत दुखी हो रहे थे कि हमारे बीच जो है सभी लोग थे, मगर हमारे माननीय गुरु जी डॉक्टर श्री दिनेश मिश्रा जी, जिनका अभाव हमें खल रहा था, आज हमारे बीच अभी जो है उनको हम देखे हैं। तो जो है डॉक्टर श्री पंकज झा जी का बहुत ही एनलाइटन व्यूज। मैं आप सबसे
अब गुरुजी आप ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर श्री दिनेश मिश्रा जी, डॉक्टर श्री धनाकर ठाकुर जी, डॉक्टर श्री पंकज झा जी, फिर हमारे बीच श्री महेंद्र यादव जी, जो इतने जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इन्होंने काम किया है जमीन के स्तर पर। हमारे गुरुजी माइक लगा लूं अपने इसमें। गुरुजी आप जी, आप सुन पा रहे हैं? लगाइए, प्लीज लगाइए गुरुजी। जी, अब आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब हमारे बीच आप सुन पा रहे हैं या नहीं? हमारे गुरुजी, जो कि आप सुन पा रहे हैं या नहीं? हाँ, हाँ, अभी आप सुन पा रहे हैं? तो अभी तक क्या बातें हुई, कुछ बताइएगा मुझे तब ना। गुरुजी सभी लोगों ने चर्चा किया, डॉक्टर हाँ। धनाकर ठाकुर जी अपना आपके बारे में सभी ने आपके बारे में बातें कही, डॉक्टर पंकज झा जी ने कही, श्री महेंद्र यादव जी ने कही। अब एक्चुअली क्या है, हमने आपका शुरू में परिचय भी दिया, थोड़ा सा मैं आप के आने के बाद थोड़ा अपने दर्शक वृंद को बताऊं, जो कि हिंदुस्तान के कोना कोना से और विदेश के कोना कोना से देख रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर दिनेश, मैं ये भी कह दूं कि उन्होंने सारा जीवन आईआईटी खड़गपुर के होने के बावजूद उन्होंने सारा जीवन अपना मिथिला को और बिहार को सौंप दिया। पूरा जो है सारे नदियों पर किताब लिखे हुए डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी ने इतना नदियों का जो इन्होंने रिसर्च किया है, जो कि मैंने आपको बताया था माननीय डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी के आने से पहले, कि जब फरक्का का 2 साल पहले जो पटना में बाढ़ आया था, उस पर जो है गुरुजी का जो विचार था, उनका जो अनुभव था, उनकी जो ज्ञान थी, उसको लेकर माननीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से पूरा बातचीत की थी। उनका समाधान जो देने वाले हैं हमारे डॉक्टर श्री दिनेश मिश्रा जी। मैं एक बात और बता दूं, गुरुजी आपके आने से पहले डॉक्टर पंकज झा जी ने बहुत विस्तृत रूप से बताया, डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी ने भी बहुत विस्तृत रूप से बताया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, गुरुजी आप इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी से, डॉक्टर पंकज झा जी से भी लूंगा विचार। गुरुजी, हाँ, मैं सुन रहा हूं। 2018 में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, मैं भी उसमें उपस्थित था, उन्होंने पूरा जनता को कहा था कि बिहार, उन्होंने पूरा जनता को कहा था, मतलब बिहार दिवस के उपलक्ष्य में नीतीश कुमार जी ने ये जनता को भरोसा दिलाया था, पूरा बिहारियों को। मैं उसको ऑटो रोटेट में डालता हूँ, ऑटो रोटेट में डालता हूँ। हमारे पास पानी का एक बहुत करता हूँ। सुन पा रहे हैं गुरु? हाँ, तो अब सुनिए, तो नीतीश जी ने कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है, वो है पानी का खजाना। पानी का जब किल्लत होगा तो हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है। 2018 के बाद 2 साल गुजर गया, क्या हुआ खजाना का? आज भी बाढ़ से बिहार के लोग, मिथिला के लोग परेशान हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? एक एक्सपर्ट के नाते आप पूरा हमारे व्यूअर से शेयर करें। डॉक्टर श्री दिनेश मिश्रा जी। हाँ गुरुजी, हम लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, वो क्या रेफरेंस क्या है? अभी तो बदल गया होगा ना। ये है 2018 का बिहार दिवस पर नीतीश जी ने पूरा देशवासियों को और बिहारियों को ये आश्वासन दिया था कि हमारे पास पानी का खजाना है। जब पूरा देश में पानी का किल्लत होगा, तब हम सब, पूरा देश हमारी तरफ देखेगा, क्योंकि तो हमारे पास पानी का खजाना है। आज तक फिर वो पानी का खजाना का उन्होंने क्या किया? सारा बिहार अब मिथिला बाढ़ से त्रस्त है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। आप एक विशेषज्ञ हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नीतीश जी का स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में आप अपना विचार दें।
क्या हुआ गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी शायद कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आज। ऐसा कुछ हो गया, शायद ग्रहण लग गया। हम लोग कई बार प्रयास किए, उन्होंने भी प्रयास किया। मैं जब तक डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी नहीं आते हैं। हाँ गुरुजी, आवाज सुन रहे हैं? हेलो। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ तो गुरुजी, आप थोड़ा अपना विचार दीजिए ये बाढ़ पर, ये सब आप अपना विचार दीजिए, कुछ बोलिए। सारा अपना काम कोसी के बारे में कुछ बताइए। वो कहाँ है, विवेकानंद जी कहाँ है? उनसे पूछिए कि अभी क्या बात हो रही थी, तो उसी रेफरेंस में मैं बात करूंगा ना। हाँ तो थोड़ा कोसी के बारे में, महानंदा के बारे में इन्होंने सब अपना विचार रखा है। और डॉक्टर धनाकर थोड़ा सा ठाकुर हिंट जी ने करें, वहां से आपको, पिकअप करूंगा मैं। हाँ तो डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी ने कोसी का काफी सारा रेफरेंस दिया आपका। आप थोड़ा सा बताएं कि पहली बार जो आपको अनुभव हुआ था, जो पहली बार जो आपको अनुभव हुआ था कि जब आपने कोसी में देखा था लोगों को बांध पर, तो उस अनुभव को थोड़ा शेयर हाँ, करें। अच्छी बात है। उनके साथ तो हमने काम नहीं किया है। एक मिनट। हाँ, मैं थोड़ा अफसोस जाहिर करता हूँ कि मैं समय से ज्वाइन नहीं कर पाया। बड़ी मशक्कत थी यहाँ पर। ये जो लिंक है स्ट्रीम यार्ड वाली, वो पता नहीं क्यों मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर कहीं काम नहीं करती। तो मैं थोड़ा सा फंस गया था। मैं आप लोगों को सबके साथ ज्वाइन नहीं कर सका। लेकिन कोसी पर हमने शुरू किया था काम अपना 1984 में, और वो रिलीफ से शुरू किया था। करीब 6-7 महीने हम रह गए थे वहाँ रिलीफ के सिलसिले में। लेकिन धीरे धीरे हमको अंदाज़ा लगा कि रिलीफ इसका कोई भी समाधान या उसके नज़दीक का समाधान नहीं है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं 1986 में एक एजेंसी ने मुझे भेजा था, बूढ़ी गंडक का बांध टूट गया था, देखने के लिए कि वहाँ क्या हुआ है, जाके देख के आइए। मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा वहाँ सब ठीक है, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ आकर के फिर चूड़ा गुड़ बांटने लगेगी या और कुछ बांटने लगेगी। वो समस्या का समाधान हरगिज नहीं था। इसलिए हमने उससे हमेशा बचना चाहा कि कुछ भी करेंगे रिलीफ के काम में हाथ नहीं डालेंगे। कभी कभी हमने सोचा था कि अगर बहुत ही बुरी हालत हो जाती है कि करना ही पड़ जाए कुछ, तो करेंगे, वरना ये पैसा कमाने के लिए रिलीफ में नहीं उतरेंगे। तो हमारी हैसियत तो कंसल्टेंट की थी, हमारा एनजीओ तो नहीं था, आज भी नहीं है। तो उसके लिए वो समाधान नहीं है। लेकिन आजकल जो उसकी हालत है बाढ़ की, एक तो जैसे इस साल हुआ, करीब 10-12 लाख लोग पानी उनके ऊपर से गुजर गया। और हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि ऐसी बाढ़ अब तक कभी नहीं आई थी। तो ये बात अलग है कि लोगों को तकलीफें हुई हैं, जहाँ वो पानी आया, जहाँ बाढ़ आई, उन लोगों ने ज़रूर तकलीफ भोगी। लेकिन ये कहना कि ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई थी, ये खाली कहने की बातें हो जाती हैं। क्योंकि हमको पिछली बार क्या क्या हुआ था, इससे पहले क्या क्या हुआ था, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तब हम लोग कहते हैं कि ये शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ है या दशाब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ है। ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ हमारा अज्ञान ही जाहिर होता है। एक दूसरा अज्ञान है हमारे यहाँ, जबकि हम लोग नेपाल को ब्लेम करते हैं कि वो पानी छोड़ देता है। वो पानी तो छोड़ेगा वो जो कि इसने कभी पकड़ रखा हो, वहाँ तो पकड़ ही नहीं रखा। कोई 2 बैराजेस हैं यहाँ पर, एक कोसी पर और एक गंडक पर। दोनों का प्रबंधन भारतीय इंजीनियरों में, बिहार के इंजीनियरों के पास है। तो अगर कोई पानी छोड़ता है तो वही लोग छोड़ते हैं और कोई नहीं छोड़ता। लेकिन ये सबके लिए माफिक आता है कि वो ये कह दें कि पानी छोड़ दिया नेपाल ने और हमारे यहाँ बाढ़ आ गई। उसी तरह से नेपाल के लोग भी उसका प्रत्युत्तर देते हैं। वहाँ भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी योजनाएं भारत के सहयोग से बनी, उसमें सारा भाग जो लाभ जो है वो भारत को मिल गया और हमको खाली उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो चुप तो कोई नहीं रहता है। हम भी नहीं चुप रहते हैं, वो भी नहीं चुप रहते हैं। उस माहौल में फिर हम कहते हैं कि बाढ़ का समस्या का समाधान हमारा नेपाल में बांध है
जिसका प्रस्ताव मैं समझता हूँ कि 1937 में हुआ था पहली बार। तो 83 साल तो हो गए, तब से वार्ता चल रही है। कभी टूट जाती है, कभी फिर चालू हो जाती है, कभी कुछ होता है। अभी 23 साल से वहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। तो 1997 में हमारी टीम गई थी वहाँ करने के लिए। 7 साल तक जब उन्होंने कुछ नहीं किया, तब ये हुआ कि नेपाल और भारत के दोनों इंजीनियर्स मिल करके इसका काम को करेंगे। तो 2007 से उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिवाइज हुआ और फिर अलग से प्रोग्राम बना, लेकिन वो काम तो अभी तक नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो नहीं तैयार हुई। समझता ये है कि हमको समग्रता में देखना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि हम क्या नहीं कर सकते। तटबंध का निर्माण करने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए जितने भी तकनीकी समाधान हैं, उसमें कहीं ना कहीं पेच है कि आज आपको संभाल देगा, लेकिन 10 साल बाद आपको उसी दुष्चक्र में फंसाएगा। तो स्थायी समाधान हम लोग जिसको कहते हैं, एक तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, हम लोग हिमालय के नीचे बसे हुए हैं, वहाँ से बड़े वेग से सारी नदियों का पानी आता है। एक तो फैलता है वो नेपाल की तराई में, और उसके बाद उसका वेग कम नहीं होता, फिर हमारे यहाँ आता है। तो एक डेल्टा फॉर्मेशन होता है नेपाल की तराई से लेकर के गंगा तक। ये सारी नदियाँ जितनी हमारी ऊपर से आती हैं, वो एक डेल्टा सतत प्रक्रिया है, वो सदियों से है। आज की बात नहीं है। जब से हम कहेंगे कि जब से सृष्टि हुई है, और जब से हम लोग, यानी जो हमारा जम्बू द्वीप है वो खिसक करके एशियन मेनलैंड के पास आ गया, और बीच में जो समुद्र था उसने पाट दिया उसको, वो तो पहाड़ों पर होने वाली बारिश से हुआ। और पहाड़ तो इसी हमारे जो महाद्वीप थे उनके खिसकने की वजह से बने, वो पहले तो थे नहीं। वहाँ जो भी ज़मीन रही हो उसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, हो सकता है भूगोल शास्त्री लोग जानते हों, खगोल शास्त्री लोग जानते हों कि क्या हो रहा होगा। लेकिन ये पहाड़ तो नई मिट्टी है एकदम, जो हिमालय के हैं भुरभुरी मिट्टी के पहाड़ हैं। उस पर जब पानी पड़ता है तो वो सारी मिट्टी को ले करके चला आता है। अब ये हमारे जम्बू द्वीप का जो दबाव है उस एशियन मेनलैंड पर पड़ता है, तो पहाड़ थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, और जितना ऊंचा हो जाता है उसमें से काफ़ी मिट्टी धुल करके नीचे आ जाती है। कहते हैं करीब 5 सेंटीमीटर के आसपास उसका अभी भी राइज चल रहा है हिमालय का। तो वो तो एक सतत प्रक्रिया है, और उसके साथ जो मिट्टी आती है वो तो समझिए कि समुद्र था, उसको पाट दिया। तो अब जो हम लोग गाद की समस्या की बात करते हैं नदी में कि वो 10 फुट चढ़ गया और वो 5 फुट चढ़ गया, पुरानी नदी में 15 फुट आ गया, कोसी में ज़मीन के बराबर आ गया नदी की पेंदी। तो ये सब तो होना ही था ना, अगर आप मिट्टी को जाने नहीं देंगे। आप किसी भी वहाँ के स्थानीय आदमी से पूछिए कि भाई आप पहले किस तरह से रहते थे और आप किस तरह से रहते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले तो पानी आता था 2-3 दिन में चला जाता था, हमारी बाढ़ ही 2.5 दिन की हुआ करती थी, ताज़ी मिट्टी पड़ जाती थी, हमारी वो मस्त खेती होती थी, उस पर खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और नदी का पानी आकर के हमको 4-5 बार दे जाता था बाढ़ की शक्ल में। तो खरीफ हो गई और वो जो नमी थी हमारे ज़मीन में छूट गई थी, बरसात खत्म हो जाने के बाद उससे हम रबी कर लेते थे। थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो हम में कुएं से इंतज़ाम कर लेते थे, या और भी बहुत से साधन थे, तालाब थे, चौर थे, नदी थी, वहाँ से उठा करके पानी खेतों में डाल लेते थे। तो एक तो ये कि मेरा तो कहना ये है कि जिनके भले के लिए आप ये सारा काम कर रहे हैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ। जी आवाज आ तो रही है। जिनके भले के लिए काम कर रहे हैं उससे एक बार बैठ करके सरकार के नुमाइंदों का, इंजीनियरों का एक बार बातचीत होती ना कि भाई आप इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने शताब्दियों से यहाँ रहते आए हैं, तो आपने कुछ तो इंतजाम किया होगा ना, और आपके लिए आपके अनुभव के हिसाब से हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। वो बात तो होती नहीं, हम सीधे बांध बना देते हैं, नेपाल में बांध बना देते हैं, और लोग हमारे पीछे चल पड़ते हैं कि अब ये बाढ़ भी खत्म कर देगा, बहुत अच्छा आदमी है, इसका हमको हर तरह की मदद करनी चाहिए। और ये उससे नुकसान क्या होने वाले हैं तो कभी बात नहीं करते कि इसके लिए किसको और कितनी कीमत देनी पड़ेगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती योजना बजने के पहले। तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ तो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ बाढ़ आएगी, उसको हम रोकेंगे तो वही होगा जो अब हो रहा है कि नदियाँ आसमान की ओर जा रही हैं। हमारे मंत्री जी भी एक बार बोले थे कि हम क्या करें, तटबंध बना करके हम लोगों ने नदियों को आसमान में चढ़ा दिया हुआ।
तो आप उनको आसमान से नीचे उतारिए। बोलते हैं अब ये संभव नहीं। पब्लिक भी बोलती है ये संभव नहीं है। तो क्यों किया ऐसा काम जो संभव नहीं था? उसके बारे में कभी चर्चा होगी? और ये चर्चा होकर के इसके फलाफल जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन तक पहुंचाने के पहले जो लोग अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, कभी मिल करके बैठेंगे? मैं एक बार कोसी प्रोजेक्ट में गया था, वेस्टर्न कोसी कैनाल पर। वहाँ के चीफ इंजीनियर से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे कुछ पूर्वी कोसी नहर के बारे में सवाल पूछ दिया। तो बोलते हैं देखिए मैं तो यहाँ चीफ इंजीनियर हूँ इसका पश्चिमी कोसी नहर का, मुझे पूर्वी कोसी नहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके लिए आपको वहाँ जाकर के पूर्वी कोसी नहर में पूछना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि साल में कभी आप सारे इंजीनियर्स मिल करके एक बार बैठक तो करते होंगे कि हमने जो पूरब में या पश्चिम में कोसी के जो कुछ भी वायदे किए थे वो उनकी क्या स्थिति है, उसके लिए कोई मीटिंग होती होगी? बोलते हैं नहीं, कोई मीटिंग नहीं होती। तो पूर्वी कोसी नहर वाला अपना काम कर रहा है, पश्चिमी कोसी वाला नहर वाला अपना काम कर रहा है, तटबंध के जो चीफ इंजीनियर हैं वो अपना काम कर रहे हैं। उन लोगों के बीच में आपस में कभी मीटिंग नहीं होती, वो लोग एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं करते। तो जहाँ ऐसा माहौल है तो पब्लिक से क्या बात करेंगे? पब्लिक से तो बात पॉलिटिशियन करता है ना। और पॉलिटिशियन बड़े चतुर होते हैं, लोग वो सीधा कहते हैं कि हम तो लेमैन हैं, हम तो पॉलिटिक्स से चुनाव लड़ करके आए, हमको क्या पता है कि बाढ़ रोकने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमको क्या पता है, हम तो इंजीनियर्स हैं, वो हमको बताते हैं, वो हम करते हैं। इंजीनियर से पूछे भाई आप लोगों के बारे में, तो नेताजी ऐसा बोलते हैं देखिए सीधी सी बात है कि हम जो कुछ भी हैं उनके अंडर में काम करते हैं, तो हमारी अपनी कोई राय नहीं होती। हम सारी चीज़ें उनके सामने खुल करके रख देते हैं कि ये है करने को और उसका ये अंजाम होने वाला। पता नहीं ये बात होती है या नहीं होती, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा उनका दावा है। तो बोलते हैं कि सारी पावर तो पॉलिटिशियंस के हाथ में है, तो हम तो खाली ताबेदार हैं, वो जो कहते हैं तो हम कर देते हैं। अब इन दोनों से एक साथ आपकी मुलाकात हो ना, तब आप बैठा करके पूछें कि भाई अब आप बताइए और अब आप बताइए, तो वो कभी होता नहीं है। इंजीनियर्स का पब्लिक के साथ तो कोई डायलॉग नहीं है, उनका डायलॉग तो खाली पॉलिटिशियंस के साथ में है। पॉलिटिशियंस दोनों से बात करते हैं, इंजीनियर से भी बात करते हैं और पब्लिक से भी बात करते हैं। तो उनके जो समझ में आता है वो पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं। और बहुत से इंजीनियर्स को हमने सुना है कि बोलिए देखिए वो ऐसा प्रॉमिस करके चले गए, ऐसा कहीं होता है? तो होता है तो आप बोलिए ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आप नहीं बोलेंगे। तो जो डायलॉग होना चाहिए बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स और पब्लिक के बीच में, पॉलिटिशियन ये जो तीन है, तो वहाँ तो बातें होती नहीं है। बातें कहाँ होती हैं, कहाँ से पैसा आएगा, तो फंड कौन कर रहा है, तो उस डोनर से बात होती है, फिर पॉलिटिशियन से बात होती है, इंजीनियर्स की आपस में बात होती है इन तीनों की। पब्लिक तो है ही नहीं वहाँ कहीं, तो जिसके जो मन में आता है वो करके चला जाता है। और तब होता है कि इसका समाधान क्या होगा, तो समाधान तो है ना कि आप रिलीफ बांटिए, सब लोग खुश रहेंगे। उसमें पॉलिटिशियन भी खुश हैं कि उनका अगला चुनाव में काम आएगा, उनका किया हुआ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इंजीनियर्स को कोई मतलब ही नहीं है, वो कहते हैं हम तो मातहत हैं, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बीच में क्या क्या होता है वो तो पूछा जा सकता है ना उनसे। ठेकेदार साहब हैं, ठेकेदार साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं इसलिए कि न तो उनके सामने ईश्वर का शपथ लेने का कोई ज़रूरत है, और न इंजीनियर साहब की तरह से भगीरथ और विश्वकर्मा का बचाव करना है। वो जिस दिन बाजार में उतरते हैं ठेकेदार साहब, वो कह करके उतरते हैं कि मैं यहाँ बाल बच्चे के लिए 4 पैसा कमाने के लिए आया हूँ, आप मुझसे वाटर पार्क बनवा लीजिए, स्विमिंग पूल बनवा लीजिए, तालाब खुदवा लीजिए, या एम्बैंकमेंट बनवा लीजिए, या नेपाल में बांध बनवा लीजिए। वो तो बाल बच्चों के लिए 4 पैसा कमाएगा और बाकी सब लोगों को टू द एंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टीज कंसर्न, उनको भी खुश रखेगा। उसके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, ना अपने प्रोफेशन का और ना अपने भगवान का। तो जो मन में आए सो करो, पब्लिक कुछ बोल ही नहीं सकती। पब्लिक अपने आप में बटी हुई है, उसके बहुत से फिरके हैं। तो जब तक संगठित होकर के पब्लिक नहीं आएगी तब तक तो कुछ होगा नहीं। मेरी एक बार एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे बात हो रही थी। ये 2008 की बात है जब कोसा में बांध टूटा था। तो उस वक्त उनका खूब भाषण आता था और लेख छपता था अखबारों में, मैगजीनों में
मैं उस वक्त बागमती की किताब पूरी कर रहा था, तो मैंने सोचा एक बार मंत्री जी से मिल लेते हैं, भूतपूर्व मंत्री जी से। तो मैंने पूछा था ये जो आपका रोज लेख छपता है और अखबारों में आपकी खबरें आती हैं कि नेपाल में जब तक उसका बांध नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, ये बांध कब बनेगा? तो उन्होंने मुझे कहा, मैं मेरा टेप रिकॉर्डर ऑन था, मैंने कहा कि टेप रिकॉर्डर में आप बोलेंगे आप? तो उन्होंने कहा वो बांध कभी नहीं बनेगा। तो मैंने कहा फिर आपका जो लेख आता है और वो जो आपका अखबार में छपता है, रोज भाषण छपता है, वो बोलते हैं देखिए वोट चाहिए तो लेख भी लिखा जाएगा और भाषण भी छपाएगा, क्योंकि हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, हमारे पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं और आपके पीछे कोई नहीं है, जनता के पीछे कोई नहीं। तो जनता हमारा कुछ नहीं कर सकती है, तो चाहे जो प्रॉमिस कर देंगे और चाहे जो कह देंगे या उसको लिख करके निकल जाएंगे। बोलते हैं आप मुझसे जो पूछ रहे हैं तो बाकी पॉलिटिशियन से भी जाकर के यही सवाल पूछ लीजिए कि ये बांध नेपाल वाला कब बनेगा, देखिए वो क्या जवाब देते हैं। अगर ईमानदारी से बात करेंगे तो कहेंगे कभी नहीं बनेगा। तो हम लोग तो भ्रम में रखे हुए हैं। भ्रम इस बात का भी, आज जो नदी जोड़ योजना की जो बात चल रही थी 2002 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उसके हिसाब से 2017 में वो योजना पूरी हो जानी चाहिए थी। वो लास्ट एंड फाइनल योजना थी, उसके बाद बाढ़ और सिंचाई के लिए कुछ करने को बचता ही नहीं था। जाहिर है कि उस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई यानी देखने लायक काम नहीं हुआ, क्योंकि उसके बनने के बाद भी कहने को बहुत कुछ बच जाता, करने को भी बहुत कुछ बच जाता। इसलिए जो व्यवस्था थी वो बच के निकल गई। लेकिन अभी भी वो इशू जिंदा है कि समाधान तो वही है कि कितने लोगों से पूछ लीजिए कि कैसे समाधान होगा, वो कहते हैं कि साहब ये तो नदी जोड़ से हो जाएगा या उस बांध से हो जाएगा। वहां से कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं व्यवस्था में बैठे हुए ये इशारा करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान, हमारे बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान उत्तर बिहार का, जिसमें कि एक बड़ा इलाका शामिल है, हमारी जमीन पर नहीं है, वो कहीं दूसरे की जमीन पर है। तो जब दूसरा राजी होगा तभी तो वो काम हो पाएगा ना। हमारे पास मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वाटर रिसोर्सेज में और डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसे में बहुत से इंजीनियर्स होंगे, हजारों की तादाद होगी उनकी। एक बार उनको बैठा करके कहा जाए कि देखो जो बांध बनाने की बात की जा रही है वहाँ नेपाल में, वो 83 साल तो हो गया उसका प्रपोजल आए हुए और वो कब बनेगा कुछ पता नहीं। अगर आज हम लोग राजी हो जाएं तो भी उसको बनने में 25-30 साल लगेगा। तो इस 25-30 साल के लिए पहली बात यह है कि हमारे पास क्या कोई वैकल्पिक योजना है तो हम लोग उस पर बात करें, क्योंकि जब तक वो बांध पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उससे फायदा नहीं होगा हमको। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बार एक जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी साहब थे, मेरा ख्याल है ये 2002 या 4 की बात होगी, तो पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कह दिया उसको अपनी मीटिंग में कि जो आर्थिक स्थिति है देश की और बिहार की, उसके हिसाब से ये नेपाल वाला बराक क्षेत्र बांध आने वाले 60 वर्षों में नहीं बनने वाला है। तो अगर 60 वर्षों में 2002 से बात शुरू करें तो 60 वर्ष उधर और बनने में 20 साल लगे, 80 साल, तो 2080 तक तो वो बांध नहीं बन पाएगा ना उनके हिसाब से। हमने अखबार में लिखा था, सुनते हैं कि उसको लेकर के बड़ा बवाल मचा था विभाग में, लेकिन क्या हुआ वो पता नहीं। वो अभी भी कहना नहीं छोड़ते हैं, इस साल भी शायद कह दिया हुआ है कि समाधान वही है। तो इन लोगों को बुला करके कहते नहीं क्यों कि देखिए आपकी टेक्नोलॉजी है, आप इंजीनियर्स हैं, आपका समाज के प्रति दायित्व बनता है, वो समाधान वहां नहीं है, आप लोग यहाँ समाधान निकालिए एक बार। तब देखिए वो क्या कहते हैं, ताबेदार बताते हैं ना कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमको तो जो हुक्म होगा तो हम उसको पूरा कर देंगे। तो ये हुक्म क्यों नहीं दिया जाता कि वहाँ समाधान अगर वहाँ नहीं है और नहीं बन पा रहा है, इतने वर्षों से बात हो रही, तो अब आप बताइए, ताबेदार है ना, तो बताइए क्या करना चाहिए। तब शायद कुछ सोचना शुरू करें लोग। अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, अभी तक तो दोनों का काम चल रहा कि नेपाल में बांध बना देंगे तो काम हो जाए, नदी जोड़ का क्या हुआ वो पता नहीं, उसमें भी तो बात चलेगी ना, उसका भी तो संबंध वहाँ से है। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि नदी जोड़ योजना में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है
कि उत्तर प्रदेश की आप वार्षिक रिपोर्ट पढ़िए वहाँ के सिंचाई विभाग की, तो वो कहते हैं गंगा का 37% पानी इस माध्यम से बिहार में चला जाता है। तो वो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो पानी हमारी ज़रूरत से फाजिल है, वो पानी है, और जितना वो पानी हमारा है, और जब भी हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी या जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि उस पानी का उपयोग कर लें तो हम कर डालेंगे। सीधा साधा इशारा है कि जब वो बिहार में बक्सर में गंगा घुसेगी तो नापदान बन करके घुसेगी, क्योंकि सारा पानी तो वहाँ का है, वो अपना पानी ले लेंगे। नेपाल के हमारे मित्र हैं बहुत से, वो लोग कहते हैं कि आपका जो जाड़े में पानी बह आता है ना गंगा में, उसका 70% हमारे यहाँ से आता है। तो कहीं ना कहीं वो इशारा करते हैं कि अगर आप गंगा के साथ यानी उस पानी के साथ कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिएगा। बिहार की अपनी ये जो सिंचाई विभाग की रिपोर्ट है 1994 की, जो कमीशन बनाया गया था, इरिगेशन कमीशन, वो कहता है कि 19% पानी जो उत्तर बिहार में बरसता है वो खाली हमारा है, बाकी 81% जो गंगा में बहता है वो सब बाहर का है। तो हम भी कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। ये जो मौजूदा सरकार थी जब ये आई थी पावर में 2006 में, मेरा ख्याल है 4 में आए थे, 2006 में तक उन्होंने 2 साल के बीच में 3 कमेटियां अपॉइंट की। पहली कमेटी कहती थी कि विल बी मिसिंग द बस अगर हम नदी जोड़ योजना में शामिल नहीं होते हैं, ये उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है, विल मिस द बस अगर इसमें शामिल नहीं होते हैं। फिर लोगों को आएगा समझ में कि पानी तो बिहार और असम से ही जाएगा, 2 ही स्टेट के पास फाजिल पानी है। तब हुआ कि नहीं, इस पानी का कुछ को सोचना पड़ेगा। तब जो तीसरी रिपोर्ट है उसमें उसका विशद अध्ययन हुआ, और मज़ा ये है कि ये तीनों रिपोर्ट का चेयरमैन एक ही आदमी था। तो तीसरी रिपोर्ट में लिखते हैं कि दक्षिण बिहार जो हमारा है उसमें सोन और पुनपुन घाटी को छोड़ करके और जितनी नदियां हैं, जितना इलाका है हमारा, उसमें प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कावेरी, पेन्नार और वैगाई तमिलनाडु की तीनों नदियों से कहीं ज़्यादा कम है। तो अगर कहीं से पानी कहीं पहुंचाना है तो सबसे पहला केस हमारा बिहार का बनता है कि यहाँ बाहर से पानी लाया जाए, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2002 में, तब उसके बाद 2003 में एक विधानमंडल में एक मीटिंग हुई थी जो कि दावत आम थी, उसमें हर लोग जा सकते थे। तो उस वक्त जो सरकार थी उसमें स्पष्ट तौर पर एक रेजोल्यूशन लिया गया कि हम पानी का त्रास किसी को नहीं देंगे, हमसे जो पीने के लिए पानी मांगेगा वो हम उसको ज़रूर दे देंगे, लेकिन उसके आगे हम पानी की बात नहीं करते, इसलिए कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई पानी, कौन हमको पानी देगा? हमारा पानी तो ले लेंगे आप, लेकिन क्या ज़रूरत के समय हमको दिया जाएगा क्या? और ऐसे कितने मौके आए। आप लोगों को याद होगा 1966-67 में हमारे यहाँ अकाल पड़ गया था, 93 में अकाल पड़ा था, पूरा छोटा नागपुर वाला इलाका, ये दक्षिण बिहार वाला इलाका तबाह हो गया था। 1972 में एक अकेला साल है जिसमें कोई भी आदमी बाढ़ से नहीं मरा था। 81, 82, 83 ये 3 साल सूखे वाले साल थे। इधर भी कितने सूखे पड़े। 57 का सूखा, लोग कहते हैं कि सताने वाला सूखा था। तो पानी अगर आपके पास सरप्लस था तो 57 में क्यों नहीं वो किया गया, पानी का उपयोग क्यों नहीं किया गया? और कौन हमको देने के लिए आया सिवाय इसके कि राहत बांट दें लोग? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। और अब हमारे आपके सोचने से तो क्या होगा, हम लोग खाली कह सकते हैं कि भाई आप लोग बैठिए, तय कीजिए। पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करते हैं, इंजीनियर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग पावर में हैं, आप लोग मिल करके कुछ इसके बारे में नया कुछ सोचिए। ऐसे तो नहीं होने वाला है। आपका भी समाज के प्रति कोई दायित्व बनता है ना, उसको पूरा कीजिए, स्टेट्समैन की तरह से काम कीजिए। लेकिन वो कुछ नहीं होता है, वो खाली बाढ़ आई तो रिलीफ बांट दो और सारा काम खत्म। और बाढ़ में देखिए अभी रिलीफ बंट रही होगी, सारे लोग खुश होंगे, बांटने वाला भी खुश होगा, पाने वाला भी खुश होगा। और बीच बीच में जो लोग हैं वो चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। स्थायी समाधान में किसी की दिलचस्पी ही नहीं है। स्थायी समाधान अगर हो गया तो रिलीफ कैसे बटेगी? तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों को मिल करके विचार करना चाहिए, और ये मन भूल जाना चाहिए कि हम कभी बाढ़ से बचेंगे। अगर हम बाढ़ से बच गए एकदम कि पानी आया ही नहीं, तब उस स्थिति के बारे में आप सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी। आप भी राजस्थान बनाएंगे अपने यहाँ,
आप भी दंडकारण्य बनाएंगे, आप भी महाराष्ट्र का इलाका बनाएंगे यहाँ। वो चाहते हैं क्या कि हमारे यहाँ नहीं आए पानी? किसी भी गांव वाले बुजुर्ग आदमी से पूछिए, आज लोग तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि पहले पानी आता था और चला जाता था। आज ही मेरी एक सीतामढ़ी के एक बुजुर्ग से बात हुई थी, तो मैंने कहा कि आपके यहाँ 1953 में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, उसके बारे में कोई स्मरण है? तो बोलते हैं हाँ स्मरण है, क्यों नहीं है। 3 दिन बाढ़ रही थी और चली गई उसके बाद, क्योंकि उसके आने में कोई रुकावट नहीं थी तो जाने में भी कोई रुकावट नहीं थी। तो ये सब तो हम लोगों ने रुकावटें पैदा की हैं। तो आता है तोड़ करके, अब जाएगा उल्टा कैसे तोड़ करके? वो तो यहीं रहेगा ना। तो वो आदमी जिसको कि हम लोग ले मैन कहते हैं, जिसके कुछ कोई समझ ही नहीं है, वो ये कहता है कि हमारा पानी आता था और चला जाता था, और ऐसा पानी इस साल में 2-3 बार आ गया तो हमारा काम चल गया। ताज़ी मिट्टी मिल गई और हमको खेतों में पानी मिल गया, नमी हो गई रबी के लिए, तो खरीफ भी कर ली हमने, रबी भी कर ली। किस बात की कमी थी? उससे कोई वार्ता ही नहीं करते हम लोग। हमारी 2.5 दिन की बाढ़ को अब हमने 2.5 महीने की बाढ़ बना दिया है। 2007 का किस्सा याद होगा आप लोगों को, कि उस साल एक भी नदी का मैक्सिमम फ्लड लेवल अचीव नहीं हुआ, ये सरकार की रिपोर्ट में है। और वो क्यों नहीं अचीव हुआ? इसलिए कि 34 जगह आपके तटबंध टूटे और 54 जगह नेशनल और स्टेट हाईवे टूटी, और 829 जगह ये जो विलेज रोड्स हैं और ये जो जवाहर रोजगार योजना की सड़कें थी वो टूट गई। तो करीब 1000 जगहों पर वो पानी जो था बाढ़ का, वो इशारा कर रहा था कि हमको यहाँ से रास्ता चाहिए, और वो रास्ता देने के बजाय आपने उसको और मजबूती से और ऊंचा करके बांध दिया। तो उसका परिणाम सामने है। अगर वो काम ठीक हुआ था 2007 के बाद से, तो अब तो बाढ़ नहीं आनी चाहिए थी ना। क्यों आती है? उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता, कोई रिव्यू नहीं होता। उसमें खाली इतिहास के तौर पर वो बता देते हैं कि 1952 में हमारा जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र था वो 25 लाख हेक्टेयर था, आज वो 68.8 हो गया है। तो ये जो 3 गुना हो गया, इसमें कुसाह वाला अगर 4.25 और जोड़ दीजिए, 4.25 लाख हेक्टेयर, तो 73 लाख हेक्टेयर जमीन आपकी बाढ़ प्रवण है, और आपका कुल इलाका जो है 54 लाख हेक्टेयर का है। तो ये तो इमरजेंसी का काम होना चाहिए था ना, कि हमारे इलाके का करीब 80% से ज़्यादा इलाका फ्लड प्रोन है। किसी को सोचना चाहिए था इसके ऊपर? नहीं, तटबंध बना देंगे और रिलीफ बांट देंगे। अगर यही समाधान है तो आगे के लिए मैं ज़रूर कहता हूं कि फिर यही त्रासदी भोगने के लिए सबको तैयार करना पड़ेगा, वरना इस पूरे मसले पर नए सिरे से विचार करना होगा, तब तो कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तटबंध हमारे काम नहीं कर पाए, इनसे जो अपेक्षा की गई थी वो नहीं हुआ। आज हर आदमी कहता है कि अरे जब से तटबंध बने हैं तब से ये बाढ़ का असर ज़्यादा हो गया। ये एक लेमैन बोल देता है, लेकिन उनसे पूछिए तो अकड़ के कहेंगे कि नहीं बनाए तो आप क्या करें, डुबा दें सबको? अरे वो डूब तो रहा ही है तुम्हारी करनी से, तो उसके बारे में सोचो ना कुछ, इसका कुछ भला करें। लेकिन वो नहीं होता। तो इसको हम लोग कैसे समझा पाएंगे, लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि भाई देखो, ये तो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। अगर ये बाढ़ दुश्मन रही होती तो हम लोग यहाँ से उठ करके राजस्थान चले गए होते, या ऐसे इलाकों में चले गए होते जहाँ पानी नहीं था। हम लोग यहाँ हैं इसलिए कि पानी है और उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए हमारे पुरखे आकर के बसे होंगे। लेकिन उससे कोई सोचने को तैयार नहीं। अब हमारे यहाँ तटबंध में के बीच में फंसे हुए ना 380 गांव है ना, उसी तटबंध के बीच में 304 गांव का इन लोगों ने हिसाब किया था जब तटबंध बनने को था। ये 1955 की 54-55 की बात है। उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की थी सरकार ने कि वहाँ 304 गांव हैं ना, जो बनगांव से नीचे, यानी महिषी के नीचे कह लें, बनगांव तो नहीं है। पहले वाले नक्शे में तो बनगांव अंदर था, लेकिन अब वो बाहर चला गया। वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया तो बाहर निकल गए। महिषी का भी पूरा हिस्सा अंदर था, थोड़ा बहुत महिषी भी बाहर चला गया। तो तटबंध पर तो इतना दबाव पड़ा था कि एक चीफ इंजीनियर थे वहाँ के, त्रिवेदी जी, मेरी उनसे बात हो रही थी,
कि दोनों तरफ से तटबंध को अंदर की ओर, यानी पूरब वाले तटबंध को पश्चिम की ओर ठेलने की और पश्चिम वाले तटबंध को पूरब की ओर ठेलने की इतनी जबरदस्त मुहिम चली थी, इतना खतरनाक आंदोलन चला था कि अगर सरकार सख्ती नहीं बरतती तो वो दोनों तटबंध मिलकर के एक हो गए होते, और दोनों तटबंध अगर एक हो जाते तो नदी कहाँ जाती किसी को पता नहीं था। इसलिए जो जिसकी मर्जी आई उसने तटबंध में लात मारी, किसी ने फैला दिया, किसी ने सिकोड़ दिया, और वो जो था वो डिजाइन का मजाक बना। तो अब वहाँ अंदर भी लोग परेशान हैं, बाहर वाले भी परेशान हैं। 7 बार कोसी का तटबंध 8 बार टूट चुका है कुशा समेत। तो मैंने जब कुशा में बांध टूटा था तो बहुत से लोग जो रिलीफ बांटने वाले आए थे, जो सहानुभूति रखते थे हम लोगों से, मैं उनसे पूछता था कि भाई ये पानी जो बाहर आ गया है, ये 5 जिलों से होकर के गुजर रहा है और इसमें 35 लाख के करीब लोग फंसे हैं, ये पानी अगर यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता, आपने सोचा? तो बोलते हैं दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। यहाँ लोग हैं, तकलीफ में हैं, फंसे हैं पानी में, तो इनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है, और वो फर्ज हमको यहाँ खींच करके लाया, और अब हम यहीं रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। मैंने कहा अगर ये पानी यहाँ नहीं आता, पिछले साल तो नहीं आया था तो आप नहीं आए थे, लेकिन ये कहीं तो गया होगा ना। तो ये पानी तटबंध के बीच में, वो जो 304 गांव सरकार बताती थी, हम कहते हैं कि वो 380 गांव हैं। मैंने एक बार पुनर्वास विभाग से गांवों की लिस्ट मांगी थी, तो उन्होंने मुझे 285 गांवों की एक लिस्ट पकड़ाई कि इतने ही हैं। मैंने कहा साहब 304 गांव तो आपके पहले थे ना, जब आपने पहला सर्वे किया था 1956-57 में, तो 304 का 285 कैसे हो गया? और वो जो गांव था महर्षि से कोपड़िया का, जो नदी और तटबंध के बीच में पड़े, उनका कौन सा हिसाब करे, कौन हिसाब करेगा? तो बोलते हैं वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास 285 गांव की लिस्ट है। तो सरकार को ये तो पता ही नहीं है ना कि उनके कितने गांव हैं दोनों तटबंधों के बीच में। और सारा काम चल रहा है। आपके यहाँ महेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए उन गाँवों की क्या दुर्दशा है। तो वो जो रिलीफ बांटने आए थे लोग, मैंने कहा देखिए 2063 में ये बांध पूरा हुआ तटबंध, और आज 2008 चल रहा है, तो 45 साल हो गए इसको तटबंध को पूरा हुए। इस बीच में ये 8वीं घटना है इसके टूटने की। 37 साल ये तटबंध जो है अपनी जगह पर बन रहे थे। तो अगर ये अपनी जगह पर बने रहे थे तो ये पानी तो उन्हीं लोगों के ऊपर से गुजरा ना जो कि तटबंध के अंदर हैं, तो उसकी पीड़ा किसी को नहीं हुई। आज आप आए यहाँ बांटने के लिए, आपका स्वागत है, रिलीफ बांटिए खूब, लेकिन अगर आप 100 रुपया लेकर के आए हैं यहाँ 1167 गाँवों के लिए, तो अगली बार जरूर 30 रुपया लेकर के आइएगा। तटबंधों के बीच में जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए। तो बोलते हैं दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, वो क्या है उससे हमारा मतलब नहीं है। लो, तो जो बाहर वाला आया वो भी क्या उससे हमारा मतलब नहीं है, और जो यहाँ वाला है वो तो बोलता ही है कि उनका पुनर्वास कर दिया था हमने, तो अब हमारा दायित्व खत्म हो गया। उनको घर दे दिया था और बता दिया था कि यहाँ आकर के खेती करो। 1968 में एक बार विधानसभा में बहस चल रही थी, और एक रामेश्वर सिंह जी थे शायद मिनिस्टर, उनसे सवाल पूछा लोगों ने कि भाई ये सिंगार मोती और बेला और ये सब गांव जो हैं वो कट रहे हैं, तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। उनका फ्लोर ऑफ द हाउस पर स्टेटमेंट है कि आप लोग गलत जगह पर रह रहे हैं, आपका पुनर्वास कर दिया गया था और सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि वो अंदर के गांवों को की हिफाजत करे। उन लोगों से कहा गया था कि वहाँ चले जाएं, तो चले जाना चाहिए था। उनकी खाली खेती की ज़मीन है, गांव कटने की जिम्मेवारी सरकार की नहीं है। अजीब बात है। अगर ये सारी बातें कही जाती कि उनका जिम्मा उनका नहीं है, हाँ, और वो कहती हैं कि गलत जगह पर रह रहे हैं लोग, अगर लोग गलत जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ पोलिंग बूथ क्यों बनता है चुनाव के लिए? पोलिंग बूथ भी बनवा दीजिए बाहर ही, क्यों बनता है? ये सवाल कोई नहीं पूछता, क्योंकि आपको वोट चाहिए इसलिए पोलिंग बूथ बनेगा, और जो वोट देने आएगा वो चाहे जिस हालत में रहे, उससे व्यवस्था को मतलब नहीं। इन सारे सवालों पर कभी ना कभी हमको विचार करना पड़ जाएगा। अपनी मर्जी से तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन किसी न किसी दिन पड़ जाएगा, और उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। व्यवस्था को भी तैयार रहना पड़ेगा और लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा कि वो भाग के कहाँ जाएंगे, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा कभी।
जब भी हम लोग बात करते हैं तो समग्रता में बात करें कि एक तो जिन लोगों के फायदे के लिए योजनाएं बनी हैं उनसे जब तक विचार नहीं होगा, उनकी जब तक सहमति नहीं होगी, तब तक ये इस काम को आगे ना बढ़ाएं, जो भी कर रहे हैं उसको आगे ना बढ़ाएं। तटबंध ऊंचा करने की मुहिम चल रही है। हमारी सरकार ने वायदा किया था, जब कोसा में टूटा था तो 2009 में उसका गैप जो था उसको बांध दिया गया था, और तब सरकार का बयान था कि हम तो 30 साल के लिए हमने प्रबंध कर दिया। मैं पूछता हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि नदी आपका 30 साल तक कहना मानेगी? एक बात। और दूसरी बात, 31 साल अगर टूट जाता है तब क्या होगा? तब तक तो बांध बीच में 2 बार और ऊंचा किया जा सकता था, चला जाएगा ना, तो वो कितना विनाशकारी होगा। इन सब चीज़ों का जवाब किसी के पास है क्या? ये कोई सोचता है, कोई पूछता है? तो हम लोगों को इनके बारे में चिंतन करना चाहिए कि हमारी मर्यादाएं क्या हैं। तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी है, कहाँ जाकर के ठहर जाती है, और जब टेक्नोलॉजी भी हाथ नहीं रखने देती, वो काम नहीं करती, तो हमारा तीसरा विकल्प क्या होगा या तीसरा कदम क्या होगा? कि ठीक है, बाढ़ आएगी तो आने दो, समझ लेंगे हमको तो पता है ना, कुशेश्वर स्थान वाले हर साल डूबते हैं ना, उधर खगड़िया वाले हर साल डूबते हैं ना, डुब्बा जिला है पूरा, फरकिया वाले हर साल डूबते हैं ना, बैरगनिया वाले हर साल तबाह होते हैं ना। तो उनके लिए छोटे से ही सोचना शुरू कीजिए ना, कि ठीक है, यहाँ हम जानते हैं कि हर साल पानी आता है और ज़रूर अगस्त तक तो वो इलाका भर जाएगा पानी से, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग कुछ करते हैं? कभी नहीं होता। उनकी सुरक्षा के लिए खाली रिलीफ बंटती, और कुछ नहीं होता। तो अगर सरकार समझती है कि रिलीफ ही समाधान है, तो फिर उसके लिए ये क्यों बयान दिया जाता है कि इस साल पानी जल्दी आ गया? जुलाई में बाढ़ आ गई ना हमारे यहाँ, तो उसके लिए कुछ तैयारी चाहिए ना। वो 15 जून से आपका कंट्रोल रूम शुरू हो जाता है बाढ़ के लिए ना, तो 15 जून तक तो आपको सबको तैयार रहना चाहिए था कि हर चीज़ से, नाव से तैयार रहेंगे, दवा से तैयार रहेंगे, मिट्टी के तेल से तैयार रहेंगे, अनाज की सप्लाई के तैयार रहेंगे। हमारा जो हेल्थ सर्विसेज वाले हैं वो लोग कब काम करने के लिए जाएंगे, मल्लाहों का व्यवस्था हुई या नहीं हुई, मल्लाहों का पुराना भुगतान हुआ या नहीं हुआ, नावें कहाँ हैं, और हमारे रास्ते जब टूट जाएंगे, पैदल जाना मुश्किल हो जाएगा, बैलगाड़ियों का चलना बंद हो जाएगा। सूखे में आसान है, आप कर लीजिए ना, बैलगाड़ी भी चलेगी। ये बाढ़ वाले इलाके में बैलगाड़ी का पता ही नहीं लगेगा कहाँ चलेगी। ये सब तैयारी होनी चाहिए ना। तो आपदा प्रबंधन है और जल संसाधन है, सारे लोग हैं, लेकिन क्या करते हैं पता नहीं। मैंने तो देखा है कि ये मई में, मेरा ख्याल है कि 1948 में, 1956 में, 1954 में, 53 में, ये तो मई जून में बाढ़ आ गई थी। तो आपको पता नहीं, आपको ये बाढ़ का इतिहास नहीं मालूम है? क्या हुआ था 98 में, क्या हुआ था 95 में? 95 में हमारे मंत्री महोदय थे, उन्होंने बता दिया कि वो तो बिना बांधों के अलावा और कोई समाधान नहीं है, और दक्षिण बिहार में बाढ़ इसलिए नहीं आती कि वहाँ बड़ुआ और चांदन का हम लोगों ने बांध बना लिया है। जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके 10 दिन बाद बड़ुआ का बांध टूट गया। वही सुरक्षा है, वही देना है सुरक्षा हमको। इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। तो जैसे चल रही है दुनिया, चलने दीजिए, अब क्या कहेंगे इस मामले में। बहुत से सवाल हैं जो कि उठाए जाने चाहिए और हम लोग खामोश रह जाने चाहिए, और हम लोग नहीं करते, सवाल नहीं पूछते। मैं इतना ही कहूँगा। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मैं आपसे और सबसे एक बात करके ये कहूंगा, क्योंकि आपने कई सारे पुस्तकों में लिखा है, और जब भी आपसे मेरी घंटों चर्चा हुई है, तब से आप ये कहते हैं कि बांध जो बना है, मैंने वो अपना बयान एम्बैंकमेंट कहीं समाप्त कर होना दिया। नहीं चाहिए था, जो कि एम्बैंकमेंट बन रहा मैंने है। अपना बयान समाप्त कर दिया। सर, एक क्वेश्चन लास्ट में। गुरुजी, आपने कई पुस्तकों में लिखा है कि कोसी जो है वो वरदान थी, कोसी मैया करके बोला जाता था, आज वो हेलो अभिशाप बन गया है। तो क्या ऐसा कभी समय आएगा जो फिर से ये वरदान? हेलो, आवाज आ रही जी है? हाँ, हेलो, और तो मुझे हेलो। और कुछ खास कहना नहीं है। तो ये वरदान से अभी कोई सवाल होगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ, तो एक क्या बात का कहेंगे। जवाब दे। सवाल होगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। तो प्रोग्राम अच्छा, में ही बड़ी अच्छा, निराशा हुई किसी को थी कोई हमको। सवाल है? कोई श्रोतागण प्रोग्राम में ही बड़ी निराशा हुई थी हमको। आप आज आ नहीं पाए थे, पर आप आकर के आपने चार चांद लगा दिया है। मैं डॉक्टर धराकर ठाकुर जी से पूछना चाहूंगा कि क्या
ये कोसी जो है या जो भी नदियां है वो हमारे वरदान से अभिशाप अभी बन गया है। क्या दोबारा ऐसा हो सकता है कि फिर से वरदान हो जाए, जो कि माननीय दिनेश मिश्रा जी ने कई सारे पुस्तकों में कोसी माता को मैया करके उन्होंने कहा कि लोग मानते थे और कोसी को एक तरह से पूजते थे। आज का डेट में ये अभिशाप बन गया, तो क्या कभी वरदान फिर कोई से भी हो सकता है? नदी जो आज अभिशाप लगती है वो है नहीं, वो वरदान ही है। दिनेश जी ने कह दिया। अब सवाल यह है कि उस जल का प्रबंधन हम कैसे करें। उसके लिए एक सूत्री कार्यक्रम जो कि उसमें पंकज झा ने भी कहा था, मैं कहता हूं, और महेंद्र यादव ने भी कहा था कि जो जुड़ शीतल हम लोग का होता है 14 अप्रैल, उस दिन हमारे यहाँ मिथिला की परंपरा थी कि तालाबों को साफ किया जाए, चेतक गाछी और गाछ लगाया जाए चैत महीना में, मागक पाटी बोलते थे। तो सबसे पहले जो रिस्टोरेशन ऑफ पॉन्ड्स, एक एक गांव में जो 100 हमारे यहाँ तालाब थे, उसका रेस्टोरेशन भी होना नदियों के रेस्टोरेशन से ज्यादा जरूरी है। वो जब रिस्टोर होगा तो बाढ़ का पानी आके उसमें रहेगा। बांध बनी है तो बांध टूटेगी। मिसिसिपी मिसौरी में भी टूटी और यहाँ भी, जैसा दिनेश जी ने कहा, बहुत जगह टूटी है और टूट कर बांध अपना रास्ता ले लेगी। नदी आज हमारी जो लग रही है कि सभ्यता संस्कृति पर विनाश का कारण है, यही हमारे सभ्यता का मूल है। और जल का संग्रहण होना अच्छा है, जल का होना अच्छा है, खराब नहीं है। बांध के बारे में दिनेश जी ने बहुत क्लियर कर दिया, जो बात मैं पहले कह रहा था कि न तो उतना कॉस्ट हमारे पास है, न गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। आज के दिन में जो स्थिति तो और बदल गई है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ नेपाल आपको परमिट भी नहीं करेगी जाने के लिए, और लग रहा है कि जो धंधा अलीपुलेख वगैरह में आप देख रहे हैं, तो अब आप वहां बनाइएगा, उसको तो आप भूल जाइए। अब वो ऑप्शन नहीं बचा कोसी बांध का, चिसा पानी का, और इस सब ऑप्शन आप क्लोज हो चुका है ऑलरेडी इंटरनेशनल पैमाने पर। अब हमारे पास यही है कि इसके साथ हम कैसे जिए, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज को कैसे हम बनाएं। और साथ साथ एक चीज और है कि वहां पूर्णिया बेसिन में तेल नीचे बहुत पड़ा हुआ है, जिसकी खोज नहीं हुई है ऑयल की, तो ऑयल की भी खोज होगी और मिथिला फिर से संपन्न बनेगा। मिथिला बनेगा तो बिहार भी बनेगा। और कोसी जो अभिशप्त नदी लगती है, यह एक दिन में हम लोग के लिए फिर से मोक्षदायिनी बनेगी, यह मैं पॉजिटिव आशा करता हूं। लेकिन इसके लिए हमको जन आंदोलन चलाना होगा। जो दिनेश जी अंत में बोलते बोलते उसको उन्होंने फैक्ट तो सारे चीज रख दिए, लेकिन आंदोलन नहीं बना है। तो ये जो यंग लोग को मैं यहाँ देख रहा हूँ, पंकज को, कृष्ण जुड़े हुए हैं और लोग सब जुड़े हुए हैं, इनको एक जन आंदोलन के रूप में हमारे यहाँ जो अभी संसाधन है, जो हमारी परंपरा है, पोखरों को करना, पोखरों को पुनर्जीवित करना, छोटी छोटी धारों को पुनर्जीवित करना, जैसे सीधा धार के बारे में बात है, ऐसे हजारों धार है, छोटे छोटे चीज। और साथ ही साथ एक ऐसा सशक्त विपक्ष तैयार करना जो कि हमको कावेरी लिंक के साथ जुड़ने से रोकेगा। क्योंकि ये भी बात दिनेश जी इसमें बोल ही चुके हैं, अभी आए हैं, कि हमारे यहाँ पानी बहुत ज्यादा नहीं है। जो पहले भी मैं बोल रहा था, ये बाढ़ का पानी है, आता है चला जाता है, उस समय ज्यादा लगता है, बाढ़े आए और चले जाए। दिनेश जी की किताब से मैं कोट करते हुए खत्म कर रहा हूँ कि कटिहार में 1987 में किसी बुढ़िया ने इनको कहा कि बाढ़ पहले अबै छलैया से मेमियाइत अबै छलैया बिल्ली के जका, आप जो अबै छे से बाघ के जका गुर्राइत अबै छे। तो मेमियाइत अबै छले, उस समय वो माता के रूप में थी, आज वो हमको दुश्मन लग रही है। अब वो बाढ़ जो है, और इनकी किताबों की टाइटल भी वही है, बंदनी महानंदा और अभिशप्त गंडक, लाइक दैट। ये सारे के बंधन को तोड़ना है, धीरे धीरे तोड़ना है, एक दिन में नहीं तोड़ना है। एक दिन में तोड़िएगा तो जो बचे हुए गांव हैं उनका प्रोटेस्ट आएगा। हर चीज में स्लो एंड स्टडी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोसी या गंडक या सोन, जो भी नदी है बिहार की आज के दिन में, उसके लिए हमारी एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। अभी हम बहुत चीज सोचते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन सोचते हैं, नदियों के बारे में हम सोचते ही नहीं है। जबकि बिहार का और मिथिला भी जब बन जाएगा प्रांत, तब भी उसका नंबर 1 डिपार्टमेंट होगा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसी दोनों के आधार पर एग्रीकल्चर होगा, एग्रो से रिलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और नेविगेशन होगा, दोनों चीज हो गए। और जो जाने आने के तरीके हैं, और मैं समझता हूं कि आपका जो प्रश्न है उसमें उत्तर सन्निहित है। जो आज वरदान है, जो आज चुनौती है, उसको हमें अवसर के रूप में बदलना है। जो आज अभिशप्त है, उसको हमको वरदान के रूप में बदलना है, जो हमारे ही यहाँ के लोग बदलेंगे। बाहर वाले लोग समझ भी नहीं रहे हमारी व्यथा को, और वो समझेंगे भी नहीं
उनको समझाना है जो दूसरे प्रांत के लोग हैं, क्योंकि जब तक मिथिला का और खासकर बिहार और पर्टिकुलरली मिथिला जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक सरकार की कोई भी इंडिसेज ऊपर नहीं उठेगी, तब तक ये बीमारी का क्षेत्र, तब तक ये इकोनॉमिक डिप्राइवेशन का क्षेत्र रहेगा। यदि भारत को उठना है और भारत उठेगा ही, विश्व गुरु बनेगा, तो उसमें भारत के मिथिला का, कोशी का, कमला का, गंडक का और सोन का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। और हम पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ऐसे भी बहुत लंबी चर्चा चली है, कभी फिर मौका लगेगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या छोटी छोटी चीज हो सकती है। लेकिन अब जो सरकारें जो बने, अब जो पार्टी जो बने, पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन जो हो, सोशल फॉर्मुलेशन जो हो, वहां नदी आधार होना चाहिए और नदी के ऊपर आधारित पार्टियां बननी चाहिए। नदी को लेकर के काम करने वाले सामाजिक संगठन बनने चाहिए और बन रहे हैं। यह आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और हम इस तरह से जो आज हमें अभिशाप सा लग रहा है, अभिशाप अभी भी मैं नहीं कहूंगा है, थोड़ी दिन हम लोग को दिक्कत होती है, लेकिन हम अभी मरुभूमि नहीं है जो दिनेश जी बोले हैं, इसको हम वरदान के रूप में बदलेंगे। और हमारा इलाका मोस्ट फर्टाइल इलाका है, हमारा इलाका भारत का सबसे अच्छा इलाका है और हम सबसे अच्छा करके भारत माता को और नेपाल को भी सबसे ऊपर ले जाएंगे। भाई अपनी बात खत्म। धन्यवाद आप सबों का। आज का जो है बहुत विशेष चर्चा में माननीय हमारे गुरुजी डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, जो कि बहुत प्रयास किए शुरू में जुड़ने का, किसी कारणवश नेटवर्किंग के चलते नहीं जुड़ पाए, लास्ट में आकर उन्होंने प्रोग्राम का चार चांद लगा दिया। माननीय डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी ने बहुत ही स्पष्टता से अपनी बातें रखी। उसके बाद हमारे महेंद्र यादव जी ने भी बहुत ही स्पष्टता से, सारे ग्राउंड में काम किए हुए व्यक्ति थे हैं ये लोग, इन्होंने बहुत ही स्पष्टता से पूरा प्रैक्टिकल रूप दिया, पूरा नदियों का किस्सा हमें बताया। और उसके बाद हमारे डॉक्टर पंकज झा, जो कि होनहार मिथिला के युवक हैं और मिथिला को और बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही कम अल्प उम्र में काफी ज्ञानवान व्यक्ति हैं। और हम आशा करते हैं कि पंकज जी अपने पॉलिटिकल नॉलेज प्लस blended with river expertise on river, he has all sort of forsightedness to take Mithila and Bihar far ahead. तो आज का चर्चा बहुत ही विशेष चर्चा रहा, बहुत ही, जैसे हमारा पहला दिन का चर्चा 27 अगस्त का था, उससे भी हम ज्यादा विस्तृत रूप से आज 5 सितंबर को हमने काफी विस्तृत चर्चा किया। हम आगे भी अगला शनिवार को भी एक अद्भुत प्रोग्राम लेकर के आएंगे। ये इंटेलेक्चुअल्स का ये एक अड्डा है, ये प्लेटफॉर्म है, और भारत के और विश्व लेवल के जो बहुत ही विशिष्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म में आकर के हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स को जो कि देश विदेश में फैले हैं, सबसे अपना ज्ञान साझा करते हैं। आज हम माननीय गुरुजी डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी को और हमारे डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी को, हमारे श्री महेंद्र यादव जी को, डॉक्टर श्री पंकज झा जी को, सभी को हम बहुत बहुत जो है उनका आभार व्यक्त करते हैं। सारे व्यूअर्स जो सज्जन वृंद हमारे मिथिला के, हमारे गांव भकराइन में, जो आज हम आशा करते हैं, मुझे विश्वास है उन सब देखते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।